मैं क्योंकि यही बात जो मेरा आज जिस बात करने का मकसद भी है वो ये है कि जो होता है ना कि हम लोगों को आदत है कि हम लोग हर चीज़ को सँभाल के रखते हैं और एंड पे जाके उसको मतलब लाइक ये कि वही जो बचपन से आदत है ना वो 2 महीने पढ़ना, आखिरी 3 महीने पढ़ाई हो रही है जी। अभी तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं अभी मतलब लेकिन वो यानी कि वो एक वक़्त आएगा, कोई स्पेशल वक़्त होगा, जिसमें कोई सायरन बजेगा और उसके बाद आप लोग बैठ के आराम से पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा वक़्त प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं आता, ठीक है? छोटी क्लासेस में बिल्कुल सर, सही बात है। 5वीं 8वीं क्लास में होते हैं ना, तो ये वक़्त ऐसा होता था। वो वो मतलब वो जो शेर है मैं वो सबको सुनाता हूँ, आप लोगों को भी सुनाता हूँ कि वो जी ढूँढता है फिर वही फुर्सत का दिन, हम बैठे रहें फिर वही तसव्वुरे जाना किए हुए, तो वैसा नहीं हो सकता, वो हो नहीं होगा। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ अडैप्टेड टू द करंट फेज़ ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो जो वाइवे की जो जो प्रिपरेशन होती है, जिसको कहा जाता है कि जी वाइवे अक्सर लोग जो हैं, वो पहले पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जी हम पहले अभी रिटन की तैयारी कर रहे हैं, पहले रिटन निकाल लें। वो रिटर्न निकालने के से पहले वो वाइवे के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करते। जबकि मैं ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर रेज़िडेंट है ना, वो डे 1 से फर्स्ट ईयर रेज़िडेंट अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन से अगर उसको ये बात समझ आ जाए कि उसको एक एनेस्थीसिया के पेशेंट को जो डील करना होता है, वही उसका एग्ज़ाम है, वही उसका रिटन है, वही उसका एमसीक्यू है, वही उसका वाइवा है, वही उसका टॉक्स है। तो मेरा ख़्याल है कि उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात अपनी डिटेल से पूछे मैं सिंपल बहुत 1-2 सवालात जो पूछे जाते हैं और वो आप लोगों को उसको यही नहीं समझ आता कि उसमें बताना क्या है। तो आप मुझे बताएँ कि अगर कोई ये पूछे कि एक सिनेरियो बता के मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि एक 65 ईयर ओल्ड फीमेल with fracture neck of femur for reduction, open reduction, internal fixation. What are the anesthetic concern या anesthetic considerations? तो इसके अंदर आप क्या बताएंगी? अस्मा आप बताएं, फिर मैं वाइवे कैंडिडेट से यही सवाल पूछूंगा। नादिर आप रेडी हो जाओ, पहले अस्मा बताएगी, आपने इसी सवाल का जवाब आपने बताना है। कंसर्न का क्या मतलब होता है? कंसर्न सर सबसे पहले तो सर प्री ऑप असेसमेंट में मैं हिस्ट्री से सर स्टार्ट करूंगी सर, पेशेंट के पास जाऊंगी, उससे पहले पूरी डिटेल हिस्ट्री लूंगी। पहले कोई एक सेकंड, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? मैं आपसे इवैल्यूएशन करने को नहीं कह रहा। मैंने आपसे सर सवाल ये पूछा है कि एनेस्थीसिया कंसर्न्स या कंसिडरेशंस क्या हैं इस पेशेंट में? इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि अगर आपको कोई कहे कि भई मतलब मैं आपको यू आर अ फीमेल, तो मैं आपको लेडी के हिसाब से बात करूँगा कि आपका हस्बैंड कहे आपको कि आज घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो आपने डिनर की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो अब आप उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपके क्या कंसर्न्स होंगे? तो पहला सवाल आप ये उससे पूछेंगी कि खाना क्या बनाना है? और फिर आपसे पूछेंगे कितने लोग हैं, बल्कि ये भी बाद में होगा सवाल। पहला सवाल होगा कि इसमें कितने लोग हैं? क्योंकि वो पता उससे में ये डाटा होगा और उससे फिर आप प्लान करेंगे कि भई 5 लोग हैं, तो मैंने ये कुछ बनाना है, तो मुझे इसके लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए मुझे ये चीज़ों को इतनी देर पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा और इस तरह मैं खाना बनाऊँगी और फिर मैं इस तरह प्रेज़ेंट करूँगी। यही सवाल अब आपसे मैंने पूछा है कि व्हाट आर द एनेस्थीसिया कंसर्न्स? इसमें प्री ऑफ असेसमेंट का नाम कहाँ से आ गया? ठीक सर। अब आप सोचें ज़रा, अब आप सोचिए कि यही जो डाटा है कि 65 ईयर ओल्ड लेडी विद फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर गोइंग फॉर ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, व्हाट आर द एनेस्थीसिया कंसर्न्स? सर एक तो एम्बोलिज्म हो सकता है, वेरी गुड, अब आप नियर उसकी हैं, अब आप कंसिडरेशन कर नियर हैं। सकते हैं। अब इसको भी करने के तरीका मैं आपको मज़ीद आपको पहले अब आपने ये बात समझ आ गई आपको, अब आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये 61 साल की औरत है। तो एक इसके बिल्कुल अंदर सर। सर इसकी साल को डिवाइड कर लें, फिर दूसरे नंबर पे फ्रैक्चर को कर लें, ठीक है? और तीसरे नंबर पे आप कर लें कि जो है ना उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, यानी कि एक तो हो गया ना कि क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, तो उसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक एज सर। ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक कोई भी पेशेंट है उसका अपना डेमोग्राफी डेटा है, वो कुछ भी हो सकता है उसको, ठीक है ना? उसको कोई कोमॉर्बिडिटी बिल्कुल हो सकती है, उसकी कोई ट्रेट हो सकती है, उसको उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है, उसको कोई पर्सनल हैबिट्स हो सकती हैं, तो कुछ बातें उससे रिलेटेड होंगी, कुछ बातें उसकी स्पेसिफिक एज रिलेटेड होंगी और
सर्जरी रिलेटेड होंगी, और फिर आपका एनेस्थीसिया का पहला डिसीजन ये होगा कि आपने खाने में मेनली आपके जो है वो कोर्स वो मटन बेस्ड होगा या चिकन बेस्ड होगा, ठीक है? ठीक या सर। चिकन की कढ़ाई बना लेनी है और मटन की आपने बिरयानी बना लेनी है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो ये सर इसकी वही सर। ये वही एग्जाम्पल है, यही हम कंसर्न की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सर। अगर चिकन कढ़ाई के साथ मटन की बिरयानी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जनरल एनेस्थीसिया के साथ उसको ब्लॉक भी लगा सकते हैं, आप उसको जनरल एनेस्थीसिया के साथ उसको स्पाइनल और एपिड्यूरल भी लगा सकते हैं, आप उसको जनरल एनेस्थीसिया के साथ लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो हम जिंदगी को हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जिंदगी तो शुरू होती है वो मनहूस मॉर्गन से और उस मनहूस मॉर्गन पे खत्म हो जाती है, तो आप लोगों को इतनी टेस्टी बातें कहाँ पता होंगी? आप लोगों की जो सड़ियल जिंदगी है मॉर्गन से शुरू होती है, मॉर्गन पे खत्म हो जाती है। Am I right? आप गो बैक टू द क्वेश्चन, अब आप आंसर दें, शाबाश। ठीक है सर। सर अगर फ्रैक्चर रिलेटेड है सर, वो एम्बोलिज्म और उसकी हम प्लानिंग करेंगे कि, और सर उसके बाद पेशेंट रिलेटेड सर आपने बताया सर, उसकी लैब्स में देखूंगी सर, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, कोई एक स्मोकिंग सेकंड, या कोई एडिक्शन। अब आप फिर मैं आपको, क्योंकि साथ साथ आप जहां जहां पे टोकूंगा मैं आपको, आपकी करेक्शन खुद होगी। जी सर। सबसे पहले पेशेंट रिलेटेड। अब आप पेशेंट रिलेटेड में भी जब आपने उसको बताना है तो आप उसके लिए जो आपको जुमला ये बोलना है कि जो इवैल्यूएशन होगी, जो लफ्ज होगा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड according to history and examination the relative or indicated investigations, and then as a combined according to the history, examination and investigation, we will be chalking out the risk factors in respiratory system, cardiovascular system, renal system, pulmonary system, and our anesthesia management. ये आपका जो आप लैब्स जो करवाते हैं वो तो हम मतलब लाइक कि हमें यही नहीं पता था कि हमें लैब करवानी क्यों। लैब्स बनाए लैब्स थोड़ी होती है, हिस्ट्री बनाए हिस्ट्री थोड़ी होती है। कोई आप वहां पे टॉक शो थोड़ी कर रहे हैं कि आप उनसे पूरी कहानी अम्मा जी की सुन रहे हैं। आपने अपने मकसद की बात निकालनी है, आपने जो भी हिस्ट्री पूछनी है, जो भी वैल्यूएशन करना है। ये प्रॉब्लम होती है जब एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप उससे ये पूछेंगी ना कि लैब्स में करवाऊंगी, तो अगला क्वेश्चन वो आपका सड़ा हुआ मुंह बना के कहेगा कि कौन सी लैब कराएंगे और क्यों कराएंगे। या अगर आप पहले करा देंगे मैं ये करवाऊंगी, तो फिर वो आपकी शक्ल देखा कि वो क्यों कराएंगे। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस ही ये कर लें कि आपने लफ्ज बोलना है इवैल्यूएशन का, और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड देन कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेशंस आप करेंगे, ठीक है? ठीक सर। समझ आई? तो अब आप फिर दोबारा वापस जाए 61 ओल्ड ईयर फीमेल पे अभी सिर्फ रहे हैं। जी सर। सर उसके ऑन द बेसिस ऑफ माय हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन, आई विल गो विद द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस एंड लैब एंड विल चेक आउट द रिस्क फैक्टर्स, दे विल गो साइड बाय साइड। और सर अगर सीएनएस के अंदर सर कंसर्न्स देखूंगी सर, उसका जीसीएस स्कोर कितना है, कोई इसकी प्रीवियस सीबीआई की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई नॉन हाइपरटेंसिव या डायबिटिक तो नहीं है, और इसके अलावा कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रही। और सर सीबीएस के ऊपर हम ईसीजी करके सर, अगर ईसीजी में कोई चेंजेस हैं, अगर वो हाई कार्डियक रिस्क सर्टिफिकेशन में आ रही है, तो सर फिर एको भी हम प्लान कर सकते हैं सीबीएस। और सर रेस्पिरेटरी इवैल्यूएशन के अंदर सर चेस्ट एक्सरे कराऊंगी, उसको देखूंगी। और सर अगर लैब्स के अंदर जाऊंगी तो फिर मैं ब्लड सीपी, कोगुलेशन प्रोफाइल, और सर ऑल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करूंगी। और सर डी डाइमर्स वगैरह भी करा सकते हैं कि अगर। क्यों डी डाइमर्स क्यों कराएंगे? अच्छा, अब आपको ये मेरी बात समझ आ गई। अब आप मैं अभी वहीं पर ही हूँ। 61 ईयर ओल्ड के अंदर जो है वो ओल्ड एज से रिलेटेड के लिए या कोई भी एज ग्रुप हो, तो उसके लिए जो जुमला वाइवे के लिए बेस्ट है वो ये है कि ओल्ड एज रिलेटेड anatomical, physiological and pharmacological considerations that are, वो क्या होती हैं ओल्ड एज में? सर अगर रिस्पिरेटरी चेंजेस की जाए तो सर एक तो एफआरसी तो इंक्रीज हो रहा था सर, टायराइड वॉल्यूम और बाकी सब कुछ डिक्रीज हो रहा होता है। एफआरसी इंक्रीज होता है? सर ओल्ड एज के अंदर लिखा हुआ तो एफआरसी इंक्रीज रहेगा। एफआरसी कैसे इंक्रीज होगा? अच्छा, अब ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आप सुनिएगा अतीक भाई। What are the anatomical, physiological and pharmacological considerations in
elderly patient, 30 seconds. सर इसमें सर एनाटॉमिकल, सर आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है। सर जो एनाटॉमिकल होंगे सर उसमें जीरोटिक चेंजेस आएंगी सर इसमें, और लाइक इसका जो FRC विल बी, मैडम सही कह रही हैं, FRC में भी इंक्रीज, और आपका जो अतीक भाई FRC इंक्रीज नहीं होती है, क्लोजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कैपेसिटी, इट इज अप्रोचिंग FRC पे इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। और दूसरा सर ये है कि इसमें हम जो जो हमारे पास जो ओपियाइड्स वगैरह देते हैं और सेडेटिंग एजेंट देते हैं, वो स्लो देते हैं और लो डोज भी देते हैं, और मैक जो है ना वो आपका डिक्रीज हो जाता है सर फार्माकोलॉजिकल के लिहाज से। और इसके अलावा जो अच्छा देखें सर मैं बताऊं, जी जी बताएं। anatomical considerations in term of difficult airway, difficult IV cannulation, difficult bag mask ventilation, और फिर उसके बाद फिर CVS में आगे चले जाएंगे तो वो जॉइंट्स, उसमें यही एनाटॉमिकल में ही आप बता सकती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस की वजह से पोजीशनिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इजी आप जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है, तो आपने कोई भी अगर स्पेसिफिक पोजीशन बनानी है तो आपको उसकी पहले जॉइंट की लिमिटेशंस देखनी है, ठीक है। जो बाकी आपने ई टेंचुलस बता दिया है, आपने डिफिकल्ट आईवी लाइंस बता दी हैं, और आपने और एनाटॉमिकल डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन बता दिया ई टेंचुलस होने की वजह से, ठीक है। और शाबाश, उसके बाद और सर फार्माकोलॉजिकल में ये जो भी फिजियोलॉजिकल में या रेस्पिरेटरी को हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी में आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएंगी सर? वेरी गुड, शाबाश, बताओ, कोई बात नहीं, हिम्मत करो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगी चीजें? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पहले बता दें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस ब्लंट हो जाते हैं। हाँ जी सर। ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आता है। ब्लड प्रेशर में ये इसमें इंक्रीज होता है ना सर, ये अक्सर हाइपरटेंसिव होते हैं पेशेंट्स। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? सिस्टोलिक बढ़ता है। और डायस्टोलिक? बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इंक्रीज होते हैं, लेकिन सिस्टोलिक इज इंक्रीज मोर देन डायस्टोलिक, इस वजह से पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है जी। और जो है उसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, फिक्स कार्डिक आउटपुट होता है। नॉर्मली जो पेशेंट जो कंपनसेशन होती है थ्रू बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस वो कम हो जाता है, ठीक है। लंग की कंप्लायंस पे क्या इफेक्ट होता है? सर डिक्रीज हो जाती है, कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है। जो वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के अंदर ना जो FRC पे नहीं होता, क्लोजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो अप्रोच हो जाती है FRC के, तो उसकी वजह से नॉर्मल टाइडल वेंटिलेशन के अंदर भी एल्वेओलाई कोलैप्स हो रहे होते हैं, ठीक है जी सर। और क्या होता है? और सर रीनल में हमारे वो कोमॉर्बिड्स की वजह से डायबिटीज या हाइपरटेंशन, वो रीनल इफेक्ट भी होगा। देख ठीक है, नहीं रीनल में देखे ना, रीनल में या ओवरऑल जो होता है वो जो अगर आप फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के रेफरेंस से आप बता रही हैं या आप रीनल के इफेक्ट्स से बता रही हैं, GFR कम होता है, जी, ठीक है, रीनल क्लियरेंस कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, जी सर। कम हो जाती हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है? सर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो उस पे ज्यादा होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या कम होगा जमील? जी सर, इसमें ऐसे है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है ना उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और उसकी जो है फ्री फ्रैक्शन भी जो है ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू इनमें प्रोटीन जो है प्रोटीन्स कम हो जाएंगी,
कम हो जाएंगी, मगर जो लिपिड सॉल्युबल है ना वो उनकी ये है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा इनका, नहीं लेकिन क्योंकि जो हाँ नहीं लेकिन जो आपका है वो जो फैट सॉल्युबल जो बॉडी फैट है उस पर क्या इफेक्ट होगा? सर जो सबकुटेनियस फैट है ना वो कम होती है, मगर प्रोपोर्शन देखा जाए ना अगर वैसे तो बॉडी के लिहाज से तो फिर लिपिड जो है ना वो इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि सेल में भी लिपिड है ना, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स में ही है ना सर, मसल में है जितनी मेम्ब्रेन्स है बॉडी में, तो उस लिहाज से जो ना इनमें कह सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से ना जो इनकी जो लिपिड फ्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इनमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है ना वो थोड़ी कम देनी होती है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कम होने की वजह से इनकी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी डोज भी कम देनी होती है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, और इसके अलावा क्या कंसर्न होंगे? जो लंग्स की जो कंप्लायंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है, लंग की कंप्लायंस कम हो जाएगी। ये सर लंग्स कंप्लायंस जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, चेस्ट कंप्लायंस कम हो जाती है। चेस्ट कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है। नहीं, लंग की कंप्लायंस कम कैसे होती है, सॉरी ज्यादा कैसे होती है? ज्यादा होती है ना सर, क्योंकि जो है ना कंप्लायंस ये अपोजिट है इलास्टेंस की, ठीक है, ओल्ड एज में इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है, इस वजह से कंप्लायंस रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है, और जो है वो चेस्ट वॉल की रिलेटिवली रिजिडिटी होती है, तो उसकी वजह से थोरेसिक वॉल की कंप्लायंस कम हो जाती है। देखो ना, ये जितना ही दफा पढ़ते जाओ ये भूलता जाता है बंदा, ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बार बार रिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। और जिस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज कम होते हैं, इसी तरीके से रिस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्या नाम है सर मैंने एडरेनलिन का जो कैरोटिड बॉडी है, जो सिंपैथेटिक रिस्पांस है ना वो हाँ आवाज कट रही है सर, आवाज असल में मैंने 2 ऑन किए हुए लैपटॉप पे, मैंने वो स्क्रीन खोली हुई है बड़ी, और मोबाइल पे मैंने माइक्रोफोन यूज कर रहा है क्योंकि उसमें माइक्रोफोन ठीक नहीं मिल रहा था। ओके, इसमें भी सर वही इशू है? नहीं बेहतर है, इट्स बेटर। अच्छा, मेरे ख्याल में शायद फिर कहीं जूम सेटिंग में मैं अब्दुल्ला से बात करूंगा, उससे जूम सेटिंग में कहीं फिर वो माइक्रोफोन में सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें सर वो सिंपैथेटिक रिस्पांस जो है ना वो भी थोड़ा सा ब्लंट होता है, जो कैरोटिड बॉडी और आउटिक बॉडी जैसे होता है, तो ये नॉर्मल हार्ट रेट भी इनका स्लो होता है, और स्टिमुलस मिलने से भी इनका जो है ना रिस्पांस वैसे नहीं आता जो कि यंग एज में आता है, ठीक है सर। तो डिले रिस्पांस होता है जो है ना वो सिंपैथेटिक इनका। अच्छा, और वो जो फार्माकोलॉजी की जहाँ बात होती है ना, वहां पर जो फ्री ड्रग्स कम बढ़ जाती हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, प्रोटीन कम होती है, और जो सेंट्रल कंपार्टमेंट इनका वो भी कम होता है, इस वजह से इनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो दोनों वजह से, एक तो फ्री ड्रग जो है और एक सेंट्रल कंपार्टमेंट की वजह से इनकी फ्री ड्रग ज्यादा अवेलेबल होती है, और उसका ओपियाइड्स की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, और जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है उसके ऊपर इफेक्ट भी ब्लंट हो जाता है, ठीक है। सर मैं कुछ बोल लूँ सर, एक तो इसका टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वाटर जो है ना वो कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाती है, इसके अलावा जो है मैक कम हो जाती है, और इसके अलावा जो है आपका जो आर्म टू ब्रेन जो फैक्ट है वो भी सर इसको बढ़ जाता है सर, उसकी जो आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम वो भी बढ़ जाता है। नहीं, आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम कम हो जाता है। जी नहीं, वो ठीक है, अधिक सब ठीक कह रहे हैं, वो आर्म से जो है, क्योंकि कार्डिक जो है ना वो इनकी हार्ट रेट कम होता है ना, ठीक है सर, कार्डिक फंक्शन कम होने से इनकी जो टाइम है ना मोस्टली नॉर्मल 20 सेकंड्स होते हैं, अगर हम हैंड पे अगर कैनूला है तो उसमें अगर हम इंजेक्शन देंगे तो उसको 20 सेकंड हार्ट तक लगेंगे और 10 सेकंड 5 सेकंड ओपन, यानी टोटल 25 सेकंड लगते हैं, मगर इनमें ये है कि थोड़ा सा वो टाइम ज्यादा लगता है, मगर इनका जो इफेक्ट है ना वो ज्यादा आता है। मतलब वो बेसिकली जो, नहीं मैं समझ गया बात, बेसिकली होता है कार्डिक आउटपुट रिलेटेड है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, जी कार्डिक आउटपुट ब्रेन सर्कुलेशन टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्री ड्रग सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ड्रग की, जी बिल्कुल, फ्री ड्रग की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखें, अब इसके अंदर देखें, अब अस्मा आपको अब समझ आई है बात कि ये
किस तरीके से ये इसको करना है। अब प्रॉब्लम आता है, अब आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम लोग वाइवे जो नॉर्मल रूटीन के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये चीजें बहुत डिस्पर्स होती हैं, ठीक है। तो आपको इस जो जब मतलब लाइक ये कि जो जिसको क्या कहेंगे कि अब रिटर्न के लेवल पे ये सारी चीजें जो हैं वो अगर आपको बेतरतीब भी आती हैं और आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको इसको जिसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करने की जरूरत नहीं होती। अब वाइवे के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने ये बातें बताने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 5 मिनट में ये पूरा सिनेरियो पूछना है। तो अब अगर आपको 30 सेकंड में, मैंने अब अतीक भाई को मैंने कहा है ये बात, ये 30 सेकंड के अंदर आपने ये सारी बातें बतानी है कि इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बातें कोई मिस भी ना हो। ये चीज की प्रैक्टिस सिर्फ वाइवा है बस। तो अगर आप लोग शुरू में ही अगर आप ये प्रैक्टिस किया करें कि एक कोई जब आपको कंसर्न, अब आपको कंसर्न का मतलब समझ आ गया कि कंसर्न का मतलब ये होता है कि आपको एक सर्जन जो है वो आके आपको एक पेशेंट का डाटा दे रहा है और उस डाटा की बेस पे आपके दिमाग के अंदर क्या कैलकुलेटर चल रहा है कि भाई ये पेशेंट जो है वो 61 साल का है तो ये ओल्ड एज का होगा, तो उसके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स होंगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होंगी, इसके अंदर अगर हो सकता है कि इसको कार्डियोवास्कुलर कोई कोमॉर्बिडिटीज भी हो, इसको एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी हो, इसकी हो सकता है पोजीशनिंग में भी प्रॉब्लम हो, आईवी लाइन भी डिफिकल्ट हो सकती है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम भी हो सकता है, इसके अंदर जो है वो हो सकता है मुझे आर्टीरियल लाइन लेनी पड़े क्योंकि इंडक्शन पे ये कोलैप्स हो सकता है पेशेंट बिकॉज ऑफ अगर उसके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटी है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये कंसर्न, और इसकी बेस पे जो आप एनेस्थीसिया के प्लान को चॉक आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये बात ये होगी कि अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कंसीडरेशंस, उनकी बेस पे आपने तीन स्टेप्स में आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज एक मिनट प्लीज मुझे मुकम्मल करने दें। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ टू मैनेज, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ये इस अब आपको ये रट्टे मारने से ये मसला हल नहीं होता। चक्कर ये है कि आपको क्लिनिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। वो कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जैसे अगर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हमने बताया कि ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो होगा ये कि अगर हम बहुत ज्यादा उसमें डोज देंगे और फास्ट देंगे तो इनके बहुत ज्यादा शदीद रिस्पॉन्स आएगा, पेशेंट कैन कोलैप्स, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए इसके अंदर सॉर्ट ऑफ फिक्स कार्डिक आउटपुट सॉर्ट ऑफ स्टेट होगी, ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई और ये इसका इफेक्ट हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने स्लो ड्रग, आपने स्लोली देनी है ड्रग्स, ठीक है, ताकि आपका सिस्टम ब्लंट शदीद क्या नाम है इसका, पेशेंट कोलैप्स ना हो जाए। दूसरा जो मैंने आपको भी बताया था कि उसके अंदर आप इन्वेसिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं इंडक्शन पे, ताकि आपको बेहतर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो। इसी तरीके से जो 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 बाकी सिस्टम की चेंजेस है, ये जो है वो आपको उस हिसाब से एंटिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बैग मास वेंटिलेशन के वक्त ईट एंचुलस की वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से आपको एयरवे डालना पड़ेगा। आपको अगर फार्माकोलॉजी की जो चेंजेस हैं तो आपको उसकी वजह से आपको डोज की जो दवाइयां हैं उनकी डोजेस को आपको उस हिसाब से रिडक्शन करना पड़ेगा। आपको मैक की रिक्वायरमेंट को आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी दवाई दे रहे हैं जिनकी रीनल क्लियरेंस होती है, तो क्योंकि इसके अंदर जीएफआर कम हो जाती है, इस वजह से उसकी रीनल क्लियरेंस का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो चीजों को कोरिलेट करना होता है क्लिनिकली, यानी कि चेंज बराए चेंज इज नथिंग, चेंज इफेक्ट ऑन द ऑर्गन सिस्टम इन ऑब्जेक्टिवली ऑन एनेस्थीसिया मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है एंड हाउ टू मैनेज। ये इसका जो कंसर्न का मकसद होता है वो ये होता है। इसी तरीके से आपको जो बाकी सारे जो मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट जो आपकी जो है ना पेशेंट ग्रुप हैं, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, ओबीज पेशेंट है, इसके अंदर आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पे, वी विल डिस्कस इन वन डे और अदर डे, आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको वो प्रिपेयर करना है। तो ये मैं आपको एक डिफॉल्ट के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और तो ये पहला कंपोनेंट था उसका जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। जी अतीक भाई आप मुकम्मल कर लें बात, आप बताएं। अच्छा सर, ये दो तीन चीजें मुझे क्लियर नहीं है सर, मे बी के जमील भी है सर। एक तो सर जेनेटिक पेशेंट हम कब कहेंगे कि जेनेटिक पेशेंट है, मतलब व्हाट इज द एज लिमिट? ये इम्पोर्टेंट इसलिए कंसर्न नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जीरियाट्रिक की डेफिनेशन और है और बाहर के मुल्क के अंदर जीरियाट्रिक की डेफिनेशन और है। वहाँ जो इंटरनेशनल है वो ये जिस तरह 75 कह रहा है, मेरे ख्याल मोर देन जो 70 होता है ना,
जो 60 तक मिडिल एज होता है, मोर देन 60 हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मोर देन 60 कहेंगे, और जो इंटरनेशनली है वो मोर देन 70 है, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ये लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सर पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम और पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन में क्या फर्क है सर? पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन मुख्तलिफ तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। अगेन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो वायवे के अंदर आपके डोमेन में नहीं है। मतलब बताने का मकसद ये है कि आप इसमें यही लफ्ज बोल सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन, क्योंकि बेसिकली ये जो इसको डिस्टिंग्विश कौन करेगा, इसको डिस्टिंग्विश करेगा साइकियाट्रिस्ट, इट्स नॉट प्राइमरीली तो बंदा अगर इसमें रोशनी डाल सकता है तो बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों आपके लिए, हमारे लिए ये दोनों सिनोनिम्स हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम जो है वो होता क्यों है सर? मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने ऐसी हमारा क्या काम होगा, हमारा इसके अंदर कंसर्न ये होगा कि हम ऐसी दवाइयां या ऐसे फैक्टर्स को अवॉइड करें कि जिनकी वजह से डिलीरियम हो, जैसे जीए वर्सेस रीजनल के अंदर रीजनल इज बेटर। आप ऐसी दवाइयां ना दें कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करें, जिनसे पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे जिसकी एग्जांपल है एट्रोपिन, ठीक है। इसी तरीके से आपने हाइपोथर्मिया नहीं होने देना, आपने हाइपोवोलीमिया नहीं होने देना, ठीक है। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होने देना, ठीक है। आपने जो है वो उसको कंफर्टेबल रखना है पेशेंट को। तो ये सारे फैक्टर पे आपने उसकी पेन को अच्छा कंट्रोल करना है। तो ये हमारे लिए ना ये सवाल ज्यादा आपका, मैं इसको मजीद डिटेल में चेक करके आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन हमारे लिए ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन एंड डिलीरियम। इट्स ऑलमोस्ट द सेम, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपने इस तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। 61 ईयर ओल्ड पेशेंट के अंदर altered physiological, pharmacological and anatomical considerations in the form objectively on the form of the effect, the change, the effect and the anticipated management, ठीक है। और जो उसके अंदर एडिशनल जो कोमॉर्बिडिटी होगी उसके हिसाब से वो वारंट करेगा। यानी कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि 60 ईयर ओल्ड एज पेशेंट भी एज से 1 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी एज ज्यादा है तो आप उसको कहें कि उसके अंदर है, कि उसको आप, इसीलिए लफ्ज आपने ये बोलना है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज बट इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके। तो खाली एज इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एको। ये नहीं है कि भाई 60 ईयर्स का है तो आप उसको, कोई उसको रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई उसकी क्लिनिकल सिम्टम नहीं है, कोई उसको दवाई नहीं खा रहा, कोई नहीं उसको पकड़ के उसकी एको करवा ले। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रूफ करना है, आपने जो भी चीज, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव बातें क्या आएंगी प्री ऑपरेटिव वैल्यूएशन के रेफरेंस, कि आपको रिस्क फैक्टर्स को करना आना चाहिए। ये बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कस किया है, और मैं सब लोगों को खास तौर पे जो वाइवा दे रहे हैं या वो दोनों एक एक्सट्रीम एंड पे हैं, यानी कि हमारे लिए जो बिल्कुल मेरे लिए जो रेजिडेंट्स हैं वो भी वो जरूर सुने, और हमारे लिए जो वाइवा, क्योंकि ये हमारी तरतीब, हमारी ये प्रैक्टिस नहीं गई, और पूरा वाइवा एटलीस्ट लॉन्ग केस है, वैसे तो टेबल वाइवे में भी वही बातें आती हैं, लेकिन लॉन्ग केस will depend on how you take the history, how you do examination objectively, and you interpret and you chalk out the specific risk factors, active cardiac conditions या major predictor, intermediate risk predictors या जिसको clinical risk factor कहेंगे, या वही revised cardiac risk index है, और minor predictors जो कि low risk, बहुत मतलब लाइक कि दे आर वेरी लो प्रेडिक्टर्स, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने जो है वो रीनल रिस्क फैक्टर्स, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स, यूएनबी के रिस्क फैक्टर्स, एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर्स, डिफिकल्ट एयरवे के रिस्क फैक्टर्स, पोजीशनिंग रिलेटेड कंसर्न्स, the patient requiring high level care post operatively, patients which are suitable for day surgery, patients who will have any challenge related to post operative recovery, ठीक है। उसके अंदर आप ये सारी चीजों को आप प्री ऑपरेटिवली असेस करेंगे। तो ओल्ड एज का जो पेशेंट होगा, अगर ये जैसे मिसाल के तौर पे ये फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर का पेशेंट है, तो इसके अंदर प्री ऑपरेटिवली आप सॉर्ट आउट करेंगे कि भाई इस पेशेंट को
पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो उसको आपने जो क्या नाम है उसका, आपने इसकी इस खास तौर पे इस सिनेरियो के अंदर, इस पेशेंट के अंदर ओल्ड एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एम्बोलिज्म, ओल्ड एज इज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एम्बोलिज्म। उसके अंदर एडिशन क्या हो जाएगी चीज, एडिशन हो जाएगी इस वजह से कि इस पेशेंट को फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो सकता है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर की वजह से वो पता उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, अभी हम फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर पे आएंगे कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर के रेफरेंस से क्या चीजें, लेकिन ओल्ड एज सेपरेटली इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एम्बोलिज्म, ओल्ड एज इज इटसेल्फ रिस्क फैक्टर फॉर अदर कोमॉर्बिडिटीज। तो ये इसके आंसर के अंदर प्रॉब्लम यही होती है कि जब हमसे वो कंसर्न पूछते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अस्मा ने बताना शुरू किया था, ठीक है। तो बता, उसमें करेक्शन ये है कि जब आपसे कंसर्न पूछें तो आपने दरिया को कूजे में रख के बताना है पहले, और उसमें से जिसको वो डिटेल पूछना चाहेंगे वो आपसे डिटेल पूछते जाए, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है। अब आ जाए नेक ऑफ फीमर पे, या फिर मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, यही आपने पहले कही है ना कि नेक का फीमर का फ्रैक्चर की काज ढूंढनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि कहते हैं कि जी अम्मा जी फिर जो है ना वो बाथरूम में गिर गई थी, ठीक है, मगर ये है कि पहले नेक का फीमर होता है, फ्रैक्चर होता है, फिर वो गिरती है, ठीक है। उसको मगर हमारे यहाँ जो है ना वो हिस्ट्री देने वाला अक्सर ये कहते हैं ये गिर गई है, इस वजह से इसकी जो है ना नेक का फीमर फ्रैक्चर हुआ है। उसकी कौन सी रीजन हो सकती है? शायद उसको जो है ना वो हाँ, ये हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर दो बातें, मतलब इसके अंदर ये बात है कि अभी मैं बोलने रोल लगा आउट था, करना मैं चाहिए। नहीं मैं इसी में नेक ऑफ फीमर में ही ये बात करने लगा था। यहाँ पे अब आप लोगों में से किसी ने इस चीज को मैं पता नहीं अप्रिशिएट किया है या नहीं किया, कि क्या ये भी तो नहीं हो सकता कि इसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज ऑफ फॉल हो सकता है, उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंस हुआ हो या उसको रिस्पिरेटरी इंसिडेंस हुआ हो, अरिथमिया हुआ है, PIU हुआ है उसको जो है ना, उसके मतलब बाद लाइक फिर कि यहाँ आपने एक मिनट जमील, आपने उसको आपने उसकी वो कॉज को आपने देखना होगा कि वो क्या नाम है उसका, इंसिडेंस फॉलोइंग टू द इंजरी, ठीक है। वो कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकती है, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको एग्जाम में दे रहे होंगे तो आपने ये बात के आपकी बहुत आपका आपने एटलीस्ट एग्जामिनर को ये शो करना है कि आपको ये बात का पता है, ठीक है। और वैसे भी कोई सिनेरियो के अंदर भी डिस्कस हो रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और उस मतलब लाइक है कि तो वो अब आपकी बेसिकली एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अगर उस एग्जामिनर ने आपसे ये पूछना होगा तो वो जाएगा, अदरवाइज ही विल नॉट गो इनटू इट, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज लॉट ऑफ ब्रांचेस। वो है कॉजेज ऑफ बिकमिंग अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस की कॉजेस, क्योंकि बेसिकली उसको सिंकपी हुई है या उसको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम, उसको TIA हो सकता है, उसको CV है, ठीक है, उसको CVA हो सकता है, उसको कोई उसको मतलब लाइक को जैसे जमील अभी बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कोई एरिथमिया या MI, रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, कोई भी उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसकी वजह से वो, और उसके बाद वो फॉल कर गई या फॉल होने के बाद उसको फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। या उसके अंदर ओल्ड एज में ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसमें अंदर आपने बताना ये है कि वी हैव टू कंसिडर द थिंग्स रिलेटेड टू फ्रैक्चर, और उसके अंदर होगी सर्जन के साथ डिस्कशन। सर्जन के साथ डिस्कशन में क्या होगी कि व्हाट इज हिज प्लान, व्हाट इज हिज अप्रोच, नेक जो फ्रैक्चर है उसकी क्या सिचुएशन है, कोई अगर उसके अंदर उसने फ्रैक्चर की वजह से उसका नेक हुआ है फीमर और वो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, तो हो सकता है उसको ऑस्टिन मूर करना हो, उसको रिप्लेस करना हो, तो उसके अंदर बोन सिमेट्री से रिलेटेड भी बात आ जाएगी। तो ये सारे एक आप अपने दिमाग के अंदर ये हेडिंग रखें कि डिस्कशन विद द सर्जन, डिस्कशन विद द सर्जन, डिस्कशन विद द सर्जन। और उसके बाद उसी ये बात इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पर ही ऑप्टिमाइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल अर्जेंसी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक ऐसा पेशेंट है जिसको आप डिले नहीं कर सकते, जब डिले आप उसको, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक्स जो होती है वो कभी भी इलेक्टिव नहीं होता, इलेक्टिव उसके सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट इलेक्टिव होते हैं, कोई करेक्टिव सर्जरी जो होती है ऑर्थोस्कोपिक वो इलेक्टिव होती है, बाकी कोई भी ऑर्थोपेडिक की सर्जरी इलेक्टिव नहीं होती, ठीक है। अब उसके अंदर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें आपस में मिलता एक ही तरह यूज होती हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज डिफरेंस बिटवीन एमरजेंट एंड अर्जेंट, ठीक है। एमरजेंट का मतलब ये होता है कि वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो गया है किसी भी फ्रैक्चर की वजह से,
और वो ऐसा हो रहा है कि या ओपन फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रही है, या ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर उसके अंदर बहुत सीवियर रिस्क है एम्बोलिज्म का, तो वो इमरजेंट कंडीशन में आ जाएगी। और अर्जेंट ये जैसे होगा, ये अर्जेंट होगा कि आप यू कैन नॉट डिले इट फॉर एवर। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई जाओ जाके पहले एको करवा के आओ, ठीक है, इट कैन नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि आप डिले करेंगे तो एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जब तक फ्रैक्चर को आप वो नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तो फैट एम्बोलिज्म के चांसेस भी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस भी, और पेन भी। पेन की वजह से और क्या प्रॉब्लम होगी, सारे डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ पेन, वो पूरी एक विशियस साइकिल चलती जाएगी। पेन के इफेक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, स्प्लिंटिंग होगी, स्टेसिस होगा, बेड रिडन होगा पेशेंट, इन्फेक्शन के चांसेस बनेंगे, पल्मोनरी जो निमोनिया के चांसेस होंगे, वीक्यू मिसमैच के होगा, ये वो एक अलग कहानी चलती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पेन के जो सारे इफेक्ट हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो ये एक सारी आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए बात, वो आपसे एग्जामिनर ने अगर पूछना होगा तो वो पूछ लेगा, लेकिन आपने इसके अंदर सर्जन, जहाँ पे सर्जन से डिस्कशन वाली बात आएगी, वहीं पर ही बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये पेशेंट को शदीद पेन हो रही होगी, ठीक है, तो इसकी पोजीशनिंग डिफिकल्ट होगी। फिर उसके बाद दूसरी इसमें ये इशू होगा कि पोजीशनिंग की वजह से एम्बोलिज्म हो सकता है। तो वो पेशेंट अच्छी तरह पड़ा हुआ है, आपने उसको पोजीशन करने की कोशिश की, उसी वक्त उसको डिसलॉज हुआ और उसको एम्बोलिज्म हो गया। तो ये सारे कंसिडरेशंस आपके होंगे। हो सकता है आपको पोजीशनिंग के लिए कुछ देना पड़े, आप उसको कोई ब्लॉक लगा सकते हैं, आप उसको कोई सेडेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो आपको ये एक आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपसे अगर वो जो प्रोब करना चाहेंगे वो आपसे डिटेल में पूछ लें, ठीक है। तो आप उसको फेमोरल नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं, ये जो है आपका आइलियो वाइनल हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं। और एक नया कोई ब्लॉक है पैंग ब्लॉक, वो आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, लेकिन PENG, P फॉर पाकिस्तान, E फॉर एलिफेंट, N फॉर नोज, G फॉर गुजरांवाला, पैंग ब्लॉक, ठीक है। तो पैंग ब्लॉक आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। उसके बारे में कोई बहुत लंबी कोई कहानी नहीं है, आपको मोटा उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। एक बात हो गई। तो ये आपकी दूसरी हो गई। ये नेक ऑफ फीमर की जगह अपेंडिक्स हो सकता है, ये नेक ऑफ फीमर की जगह कोलिसिस्टेक्टमी हो सकती है, ये नेक ऑफ फीमर की जगह थायराइडेक्टमी हो सकती है, नेक ऑफ फीमर की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका कंसर्न होगा। ये मैंने पूरी डिटेल से डिस्कस किया है, सर्जरी रिलेटेड कंसर्न। तो उसके अंदर पहली चीज होती है सर्जिकल अर्जेंसी, दूसरी चीज होती है सर्जिकल रिस्क। तो आपको जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से सर्जरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये हाई रिस्क सर्जरी है, ये इंटरमीडिएट सर्जरी है या लो रिस्क सर्जरी। फिर इसी से मिलती जुलती चीज है, लेकिन थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, वो है ब्लीडिंग रिस्क। ब्लीडिंग रिस्क इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द सर्जिकल रिस्क। तो वो उसको थोड़ा सा स्ट्रेटिफाई, उसको थोड़ा हिसाब से डिफरेंट हिसाब से करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्जरी, उसके बाद आपकी उसके अंदर कोई क्रिटिकल स्टेप होते हैं या नहीं, कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक एनोरिज्म है तो क्रैम्पिंग और क्रॉस क्रैम्पिंग इज अ क्रिटिकल स्टेप। अगर आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो ट्रोकार की इंसर्शन, गैस की इंसफलेशन, न्यूमोपेरिटोनियम की जनरेशन, वो एक क्रिटिकल स्टेप होता है। अगर आप कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें आपने एनल डायलिटेशन कर रहे हैं या सर्वाइकल डायलिटेशन कर रहे हैं, तो दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप। उस टाइम पे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। आई सर्जरी की बात आ गई है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आई सर्जरी के अंदर आपका जो है वो ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो सकता है। तो ये सर्जरी का नाम आपका कंप्यूटर स्कैन होना चाहिए उस टाइम पे। अच्छा भाई ये सर्जरी है, ENT की सर्जरी है, उससे रिलेटेड क्या बात है जी, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, शेयर्ड एयरवे होता है, डिस्कनेक्ट हो सकती है, थ्रोट पैक से रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। और अगर नेजल सर्जरी है तो आपको दिमाग में होना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिवली नाक बंद होगी। तो अगर आपने उसको एक तो उसको काउंसल भी करना है, लेकिन आपकी ऐसी एक्सट्यूबेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर जो है वो आपको क्या नाम है उसका, आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसने ट्यूब प्लंज कर ली और उसकी नोज भी बंद है तो पेशेंट कैन कोलैप्स, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ऐसी एक्सट्यूबेशन करनी। तो ये आपकी ये मैं क्योंकि ये यहाँ पर हम इस वक्त ये डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि आप कोई भी डिस्कस करें। ये सिर्फ हाईवे के लिए नहीं है, ये यकीन करें ये फर्स्ट ईयर रेजिडेंट की बातें, ये फर्स्ट ईयर रेजिडेंट की बातें हैं जो अब अनफॉर्चुनेटली आप लोग, मुझे तो वाईवे पास करने के भी शायद बाद अरसे बाद ये बात पता चली, लेकिन मैं आप लोगों के पीछे लगाऊंगा। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट इज माय टारगेट। उसको पहले दिन ये पता चल जाना चाहिए कि एक पेशेंट को मैंने डील कैसे करना है, मुझे पेशेंट की प्लानिंग कैसे करनी है। जब मुझे कोई पेशेंट आके वो डाटा दे रहा है तो मैंने उसकी एज से और उसकी सेक्स से क्या चीजें निकालनी है, मैंने उसकी सर्जरी से क्या निकालनी है चीजें, और उसकी बेस पे मैंने अपनी एनेस्थीसिया को प्लान करना, ठीक है। तो
नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर में एम्बोलिज्म का रिस्क आ गया, उसकी हिस्ट्री हो गई, उसकी सर्जरी की एक्सटेंट हो गई, तो ये ही चीज को आपने हर सर्जरी में फिट करना है, क्योंकि वहां एग्जाम के अंदर जो भी सिनेरियो आएगा उसमें कोई एक मरीज ही बताएंगे ना, उसके वो मरीज वो मर्द होगा या औरत होगा, ठीक है, उसकी कोई एक एज होगी, उसकी कोई पर्सनल हैबिट्स होंगी, उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज होंगी, तो ये बातों को आपने किस तरह चंद सेकंड, अब आप देखें टाइम काउंटर, वहां पर टाइम जो है वो आपका हो रहा होगा 5 मिनट एक सिनेरियो के लिए होते हैं, तो आप सोचें कि ये सारी गुफ्तगू जो हम पिछले 40 मिनट में कर रहे हैं, ये गुफ्तगू वहां पर हमने 5 मिनट में बतानी है, और ऐसी बतानी है कि वो एग्जामिनर की जो की शरीफ है उसकी चीजें पूरी हो जाए। वो एग्जामिनर की में कोई उन्होंने कोई स्पेसिफिक दुनिया की चीज नहीं लिखी होती, वो यही बातें लिखी होती है, क्योंकि आप लोगों की तरतीब नहीं होती है, इसलिए वहां पे वो सवाल गंदम पूछते हैं, जवाब चना आता है, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये इसका है। अब आपने ये सारी बातें आपने कर ली, अब आपने डिसाइड करना है जो अगला होगा, ये जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, उसमें पहला पॉइंट क्या होगा, पहले आपने क्या डिसाइड करना होगा? जी अतीक भाई आप बताएं। में हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इसको मतलब वी विल कंसर्न अबाउट दी, हमने इसके ये देखने चीज़ें कि हमने इसको जीए देना है या हमने रिस्क वर्सेस बेनिफिट हमने इसको रीजनल देना है सर। जी तो हम इस पर डिसाइड करेंगे तो कि इसमें डिसाइड करने का पहला फैक्टर क्या होगा? इसको डिसाइड करने का है कि पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। एक दूसरा बात ये हो कि गई, कोगुलेशन प्रोफाइल इसका ठीक है या ठीक नहीं है। दो बातें हो गई। दूसरा तीसरा ये है कि ये इसकी सर्जरी का टाइम कितना है, एक मिनट यार, ये टाइम कितना है इसका, सर्जिकल पेशेंट टाइम का कितना है, कंसेंट का भी नाम दे दें, पेशेंट इज पेशेंट एग्रीड फॉर कॉन्सेंट, रीजनल, पेशेंट इज एग्रीड फॉर रीजनल और नॉट, ठीक है। रीजनल कॉन्सेंट भी है, और इसके अलावा जो है ना इसके जो सर्जन की प्रेफरेंस, सर्जन की सर्जन की प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ठीक है। प्रेफरेंस ड्यूरेशन आपने बता दिया, आपने रीजनल एनेस्थीसिया की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, ठीक है, और आपने देखा कि अच्छा जो जो इस तरह का जो होता है ना जिसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है, तो उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि क्या पेशेंट विल रिमेन, और एक और जब भी आप रीजनल दे रहे हैं तो आपने ये कहना है कि विल पेशेंट बी एबल टू लाई फ्लैट फॉर सो मेनी आवर्स और 2 to 3 आवर्स, तो ये बात भी आपकी कंसिडरेशन में आती है, इस बेस पे भी आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो उस पे अब आपने अच्छा अब आपको अगर मिसाल के तौर पे आपको जीए को डिफेंड करना हो इसी पेशेंट में, आपको मैं स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि आपने जीए विद सम रीजनल एनेस्थीसिया टेक्निक को आपने डिफेंड करना है, तो आप क्या बताएंगे? सर मैं ये करूँगा कि पेशेंट जो है ना एक तो पेशेंट इसमें हेमोडायनेमिकली स्टेबल रहता है, और इसमें इसके अलावा ये है कि पेशेंट जो है उसको हम जितने भी ड्यूरेशन ऑफ द एनेस्थीसिया हम हमारे लिए आसान होगा। तीसरा ये है कि सर पेशेंट जो है ना रिगार्डिंग मतलब एंग्जाइटी वाला लेवल नहीं होगा पेशेंट लंबे टाइम के लिए, जो पेशेंट लेटता होता है। इसके अलावा सर सर्जन का भी प्रेफरेंस हो सकता है। इसके अलावा सर नहीं, आप पेन, ये जीए को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो ये तो आपने डिसाइड करना है। अब मैं सर्जन हूं, आप मुझे साबित करेंगे भाई मैं इस पेशेंट को जीए देना चाहता हूं, तो मैं क्यों जीए देना चाहता हूं? सर एक तो ये पेशेंट डिसीजन विल बी, आपका नहीं है एट दैट टाइम, ये डिसीजन आपका नहीं, इस तरह मतलब इस डिसीजन के अंदर आपने उसको, अगर वो आपको स्पाइनल कह रहा है आप उसको जीए की साबित कैसे करेंगे, ये मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको वहां पर डिफेंड करना पड़ता है ना, वहां पर आपसे वो ये नहीं पूछेगा, लेकिन वहां पर आप अगर जीए आपके मुंह से निकल गया है तो यू हैव टू डिफेंड जीए, और अगर आपके मुंह से रीजनल निकल गया है तो यू हैव टू डिफेंड रीजनल। आपने अपनी जो चीज बेचनी है तो आप उसकी पहले तारीफें करेंगे ना, कि भाई मैंने जीए दिया है, तो उसमें बात ये है कि पेशेंट की जो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि इस पेशेंट के अंदर पोजीशन करना ही बहुत मुश्किल है, इस पेशेंट के अंदर वो 2 घंटे उसकी टांग दूसरी उसकी हैंग रहेगी, हो सकता है वो थोड़ी सी लैटरल पोजीशन करें, तो लैटरल पोजीशन में इतनी 2.5 घंटे तक वो कैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें हो सकता है कि इसमें पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट देने पड़े, तो एंटीकोएगुलेंट की वजह से जो है वो रीजनल एनेस्थीसिया में देर इज अ चांस कि आप उसको पोस्ट ऑपरेटिवली जब दें एंटीकोएगुलेंट तो उसकी वजह से उसको हीमाटोमा बन जाए, ठीक है। जी सर। और आप ये कहेंगे जी इसमें हो सकता है 2 लीटर ब्लड ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्लीडिंग अगर की सूरत में आप हीमोडायनेमिक्स को ज्यादा बेहतर तौर पे मैं कर सकता हूँ सिक्योर,
ठीक है। लैटरल पोजीशन के अंदर या प्रोलॉन्ग पोजीशन के अंदर उसको हो सकता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस हो, ठीक है ना। तो आप मतलब बेसिकली आपने ये 4-5 बातें अपने दिमाग में है अपने 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 सौदे को बेचने के लिए, ठीक है। अब आप दूसरे ये और ये चीजें होंगी, और एट द सेम टाइम आप उसको रीजनल लगा सकते हैं। यह कहें कि भाई मैं इंट्रा ऑपरेटिवली मेरे पास ये बेहतर कंट्रोल आ जाएगा, एयरवे का बेहतर कंट्रोल आएगा, मेरे पास हीमोडायनेमिक्स को मैं ज्यादा बेहतर तौर पे प्रिडिक्ट करके कंट्रोल कर सकता हूँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा और मैं इसको ब्लंट कर लूंगा और मैं इस तरीके से उसको कंट्रोल करूंगा। और ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई भी कहीं पर भी जीए को डिफेंड करना है ना, यही बातें बता सकते हैं। थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होंगी लेकिन बहुत सारी बातें यही है। more better control of airway, better control of hemodynamics except for the intubation extubation। हीमोडायनेमिक्स ज्यादा बेहतर जीए में कंट्रोल हो सकती हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपने एक रीजनल एनेस्थीसिया एक्सेप्ट फॉर पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, अगर आप उसको जीए दे रहे हैं तो सॉरी उसको स्पाइनल या एपिड्यूरल दे रहे हैं तो उसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स आ सकता है। यू कैन नॉट कंट्रोल एंड प्रिडिक्ट द लेवल ऑफ ब्लॉक 100%। यू कैन जस्ट ट्राई बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि भाई इसका लेवल यहाँ तक जाएगा। आप डिफरेंट मैनुअर्स के साथ कर सकते, ठीक है। अब आ जाए जी रीजनल एनेस्थीसिया। अब आपने कहना है कि जी आपने अपना माल बेचना है कि मैं तो उसको रीजनल लगाना चाहता हूँ। अब रीजनल में आपकी मर्जी है, आप दोनों तीनों के बारे में बता दें कि स्पाइनल के क्या एडवांटेजेस होंगे, एपिड्यूरल के क्या एडवांटेजेस होंगे। जी अतीक भाई आवाज आ रही है? अतीक भाई मैं इसका डिस्कनेक्ट हो गए। जमील आप बता दो। नादिर एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट, ये नादिर वाइवा वाला है, उसको बताने तो आप उसमें ऐड ऑन। नादिर आप आर यू हियर? जी सर बताएं। शाबाश, आपने रीजनल लगाना है। रीजनल के क्या एडवांटेजेस होंगे? सर सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि उसमें जो पेन फ्री टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड है। वेरी गुड। और उससे के अलावा सर जो थ्रोम्बोसिस और उसके चांसेस है वो डीवीटी के वो कम हो जाएंगे सर। शाबाश। और पेशेंट कॉन्शियस रहेगा सर। ब्लीडिंग के उसमें जो चांसेस कम होंगे। जीए की ब्लीडिंग की ब्लीडिंग चांस के कम है, हाइपोटेंसिव रहेगा सर पेशेंट। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं बता रहा जीए हूँ। का एक सेकंड, अब जी इसको सर मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिक मैसेज ये है कि फुफुई जी कुटनियों सर की तरह जीए की बुराइयां पहले नहीं शुरू करनी, पहले ठीक रीजनल के फायदे बताने हैं। तो रीजनल के फायदे आपने अच्छे बच्चों की तरह पहले बताए हैं, दैट इज द वे। आप ये बताएं कि भाई राइट इसके अंदर मैं जो हूँ वो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कवर हो सकती है। इसके अंदर जो है वो जी देयर सर आर लेस चांसेस ऑफ एम्बोलिज्म, देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, स्ट्रेस रिस्पांस कम आएगा, ठीक है। राइट फिर उसके जी बाद सर आप जीए से रिलेटेड बता दें कि भाई जीए में बहुत ज्यादा पॉलीफार्मेसी करनी पड़ती है, ओल्ड एज है, पॉलीफार्मेसी की बिल्कुल वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन एयरवे होने के ज्यादा का चांसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें, एयरवे ठीक है। मैनिपुलेशन कम होगी इसमें और एयरवे अनकॉन्शियस मैनिपुलेशन, और स्ट्रेस रिस्पांस को आप ब्लंट करेंगे। तो बेसिकली वाइवे के लिए बेसिक बात याद रखें, अगर वाइवे में आपने किसी अपने आप को कहा है ना कि मैं मर्द हूं या मैं औरत हूं और आप नहीं साबित कर सके कि मैं मर्द हूं या मैं औरत हूं तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर आपने अपने आप को मैंने कह दिया कि मैं जीशान नहीं हूं, मैं जमीला हूं, और अब मैंने साबित कर दिया है कि मैं फलाने एंगल से, फलाने तरीके से, फलानी बात से, इस वजह से मैं जमीला हूं, मैं जीशान नहीं हूं, और आपने ठीक साबित सर कर दिया है विद योर क्या नाम है इसका पॉइंट्स, तो आप पास हो पॉइंट जाएंगे। दैट इज द वे फॉर वाइवा, ठीक है। और ये ठीक सर अब आपको मैं कोरिलेट ये करूंगा कि वो लोग के जो जूनियर्स हैं, वो रेजिडेंट्स हैं, वो अपनी प्रिपरेशन इसी वे में, मैं ये बात सर मैं अगर जी 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 सर मैं ये कह रहा था कि अगर रीजनल की तरफ हम थोड़ा सा उनको बताएं तो उसमें ये हम कह सकते हैं ना कि रीजनल में हम उसको कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल भी रिकमेंड करेंगे या यूनिलेटर भी लगाएंगे विद कंसर्न विद द सर्जन के उन्होंने देखो सिर्फ नादिर, इसके एक लिए साइड पे कोई काम फिक्स करना। नहीं है रूल, इसके लिए जुमला आपने क्या जी बोलना सर है, आवर जी सर जुमला यहाँ से होगा, आवर चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया विल बी अकॉर्डिंग टू द risk versus benefit and the ठीक comorbidities and the surgeon and patient preferences, okay, ठीक सर because ठीक there सर are some problems related to regional anesthesia, there are some problems related to GA। ये जुमला याद कर लो, जी ये जुमला बेशक रट्टा मार ठीक लो, यही जुमला आपको ठीक वाइवा। देखो वाइवा होता है एक पॉलिटिशियन की तरह, ना हाँ जी ना ना। आप उस एग्जामिनर को एक ऐसा जुमला बोलोगे जिसमें आपके पास पलटने का मौका हो, ठीक है।
अगर ठीक आपने है। उसको आपने अगर आपको याद करो, आपने बोला बेस्ट ऑप्शन, याद है फर्स्ट टाइम आपने ये बोला था जुमला? ऐसे ही है जी, फिर ऐसे ही है। नहीं बोल रहे ना आप उसको जी, जी। ऐसा सियासी बयान दो कि आपके पास बदलने का रास्ता हो। और एक्चुअली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हर चीज के अंदर कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो जी। जो है बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर यही सारी चीजें। अच्छा, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनमें आपसे वाइवे में या वो बोन सिमेंट सिंड्रोम पूछ लेगा, या वो आपसे एम्बोलिज्म पूछ लेगा, या वो आपसे जो है वो ब्लीडिंग हो गई है तो वो ब्लीड, तो आपको इसके अंदर ये बातों का जवाब देना आना चाहिए। इसके अंदर एक स्पेसिफिक ये बात होती है कि यूजुअली लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर में 1 to 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो सकता है इवन प्री ऑपरेटिव। ठीक है, तो उसके बाद इस सर्जरी के अंदर टॉनिक के रिलेटेड नहीं होता। ऑर्थोपेडिक के बारे में हम बहुत डिटेल से पिछली रिकॉर्डिंग्स आप देखें तो ऑर्थोपेडिक के बारे में हमने पूरा सेशन किया था। जो कॉमन बातें हैं वो यही, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टॉर्निके। जब आपने कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में बात करनी है तो ये हिप सर्जरी इज एन एक्सेप्शन, शोल्डर सर्जरी इज एन एक्सेप्शन, लेकिन उससे अलावा फुट और अगर लेग की सर्जरी है या नी जॉइंट की सर्जरी है या ऊपर में आपका आर्म और फोर आर्म से नीचे, तो आपने एनेस्थीसिया जो देना है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्जरी की साइड पे नहीं होगा, और वो एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं, ये आपने उसको बताना है कि भाई इसको टॉर्निके भी लगा सकते हैं। तो जो सर्जन के साथ डिस्कशन के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आपका टॉर्निके से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्थोपेडिक की यही बातें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, बोन सिमेंट सिंड्रोम, टॉर्निके, पोजीशनिंग, बस, पेन, ब्लीडिंग, नर्व इंजरी। अब आपने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि अगर किसी पेशेंट को आपने नर्व ब्लॉक लगाना है तो आपने उसका पहले न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को आपने करना है, और आपकी ये एक कंसर्न होना चाहिए किसी भी ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर के अंदर कि क्या इसके अंदर कोई नर्व की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर उसमें किसी नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। वैसे तो अच्छा, ये क्वेश्चन अतीक भाई का है, मुझे ये बताएं कि आपने एक पेशेंट को लगाया था सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक, ठीक है, और उसका फ्रैक्चर था ह्यूमरस का, पोस्ट ऑपरेटिवली उसको जो है ना वो उसकी जो है ना रिस्ट ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो इसमें जी आप सर। कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रीजन क्या है? आपके आप सर्जन कह रहा है कि नहीं जी आपने इसको ब्लॉक लगाया है उसकी वजह से हुआ है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हाउ कैन यू प्रूव इट? सर एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें ना जो अगर रिस्ट ड्रॉप हो जाए तो रेडियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है सर। तो रेडियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट जो ना, क्योंकि ये यहाँ पे से मिड ऑफ दी ह्यूमरस से गुजर रही होती है सर रेडियल नर्व, तो दैट इज मैनिपुलेशन ड्यू आप टू रेडियल देखें, नर्व। अब आप देखें मेरी बात सुने, आप किससे तो क्योंकि कान खींचने हैं आपके, मैंने आप मुझे बताएं मैंने आपसे सवाल क्या पूछा और आप मुझे बता क्या रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि ये क्या हुआ है इसको, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि हाउ विल यू से दैट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ योर सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक, इट वाज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। आप इसमें क्या बातें आप बता सकते हैं? सर जब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने नर्व की वजह से तो नहीं हुआ सर डिस्टर्ब। नहीं, और ये बात आप कैसे कहेंगे? देखिए इसका सुप्रा आंसर बहुत ऑब्वियस है, इसका बहुत आंसर ऑब्वियस है। एक तो ये कि प्री ऑपरेटिव उसका स्टेटस विल टेल, अगर उसका प्री ठीक है। ऑपरेटिव है या उसकी फ्रैक्चर की ऐसी चीज है कि उसमें नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो दैट इज वन थिंग, लेकिन दैट इज नॉट ठीक है। द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये है एमआरआई। आपको इसमें एमआर एमआरआई नर्व कंडक्शन में भी पता लग सकता है, लेकिन नर्व कंडक्शन में भी एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। नर्व कंडक्शन तो वो रेडियल नर्व काम नहीं कर रही होगी ना। जी सर। डॉक्टर निगत आपको समझ आ गई ये बात कि नर्व कंडक्शन के अंदर आपको नर्व का तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो तो आपको एमआरआई से पता चलेगा, क्योंकि अगर आपने उसको सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक लगाते हुए आपने उसकी नर्व्स को डैमेज किया है वहां पे, तो वो वहां पर एडीमा होगा, वहां पर प्रॉब्लम होगी। अब आपका आपने एमआरआई कराया है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है और उसको रिस्ट ड्रॉप है, तो इसका मतलब है उसकी सर्जिकल रीजन। ठीक है, तो इसलिए ये ज़हन में रखें, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ कि अगर नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो तो इट इज बेटर नॉट टू। प्री ऑपरेटिव नर्व कंडक्शन कौन करवाता है मुझे बताएं? ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर में आप कभी प्री ऑपरेटिव नर्व कंडक्शन करवाएगा?
कराते सर, कोई भी नहीं कराता। कोई भी नहीं करवाता, ठीक है। तो इस तरह की बातें अच्छा नहीं अच्छा हैं। सर, अगर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन कहे कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो एनेस्थेटिस्ट की वजह से, हाउ कैन आई प्रूव इट? यही तो मैंने आपको जवाब बताया है, एमआरआई से होगा ना। एमआरआई से उस जगह का एडिमा पता चल जाएगा ना, सॉफ्ट टिश्यू को चेक करता है ना एनीमी को, सॉरी एमआरआई। तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के अराउंड नर्व इंजरी के होंगे तो वहां पर एडिमा होगा ना, ठीक है। ट्रैक्शन की वजह से, बोन की ट्रैक्शन की वजह से ना, जो ह्यूमरस वगैरह होता है उसकी वजह से भी, तो यू हैव टू डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज एमआरआई सर, ठीक है। एमआरआई, ठीक है, एमआरआई की से पता चलेगा। जो अगर कोई इसको आंसर कोई करेक्ट करना चाहे, तौसीफ बैठा हुआ है और खामोशी से हमारी बातें सुन रहा है और बोल कुछ नहीं रहा, ठीक है। डॉक्टर तौसीफ, would you like to add on to this discussion? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैं बस यही थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि अगर उसमें आपने मतलब जो भी आप बता रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट इसमें 4 पीस जो है वो मैं जो मेरी की में हमेशा होते हैं कि अगर आपने करना है तो प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर। तो उसमें जो है वो सारे चीज़ें आ जाती हैं जो प्लान आपने शुरू में बताया एक मिनट फिर से कि बोले तौसीफ, दोबारा से। प्लान, प्लान, प्रिपेयर, प्रिपेयर परफॉर्म एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर। एंड ओके, पोस्ट प्रोसीजर केयर। तो इसमें तकरीबन ये समंदर को कूजे में बंद करने वाली जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। मतलब प्लान में आपने सिट विद द सर्जन, डिस्कशन, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच इसके, एंड देन यू विल हैव टू गो फॉर द प्रोविजनल, उसमें जो है वो प्लान आपका होगा, एंड देन आफ्टर डिस्कशन विद द सर्जन यू विल हैव टू गो फॉर द एब्सोल्यूट प्लान, जो कि उसमें या आपने क्या जनरल एनेस्थीसिया देना है या जनरल एनेस्थीसिया विद एपिड्यूरल या पोस्ट ऑप केयर जो है उसमें मतलब पेन के लिए भी आपने वो सारा प्लान करके और फिर उसके बाद प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपरेशन के अंदर जो है वो अगेन वो कंसेंट हो गई, उसके बाद थिएटर प्रिपरेशन, इमरजेंसी ड्रग्स एंड देन उसमें एंटीडोट ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया फॉर एनी काइंड ऑफ मतलब in case of any local anesthesia toxicity, and then monitoring attach करनी है, and then you will have to discuss with the team और के टीम के साथ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है सारी जो है ये प्रिपरेशन के अंदर आ जाएंगी। थिएटर के अंदर मतलब आपने टेम्परेचर, अगर पीडियाट्रिक है, जेरियाट्रिक है, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो थिएटर का उसको भी जो है वो मेरे ख्याल में वो कंसिडर करके और फिर उसको आप अगेन साइन इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है वो आप परफॉर्म करके उसके बाद जो है वो आप जो है उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो फिर उसके बाद परफॉर्म आ गया कि आप पेंट ड्रेप करके फिर साइट एंड साइज वो कंफर्म कर लेंगे कि कौन सी साइट मतलब आपने राइट साइड का प्रोसीजर है और आपने लेफ्ट पे लगा दिया ब्लॉक या इस तरह की जो है मिस्टेक्स मतलब होती हैं, बट इट्स आल्सो एड्रेस बाय द सेफ सर्जरी और सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है जिसके अंदर साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। साइन इन जब पेशेंट अंदर आएगा और जब टाइम आउट जो होता है वो एट द टाइम ऑफ इंसिजन या बिफोर परफॉर्मिंग द जस्ट बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, या कोई आप ब्लॉक लगा रहे हैं या स्पाइनल लगा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने परफॉर्म कर लिया, ठीक है, और फिर आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि इसका कितना एक जो है वो लेवल आपने, क्योंकि जो आपके फर्ज करें ये सिंपल हम स्पाइनल लगाते हैं फॉर सिजेरियन सेक्शन या इस तरह जैसे आप बता रहे हैं कि फ्रैक्चर जो है उसका नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, तो उसमें आपने लेवल इस्टेब्लिश करना है पहले कोल्ड उसके साथ कोल्ड आइस पैक के साथ लेवल इस्टेब्लिश करके फिर आपने सर्जन को कहना है यस द पेशेंट इज़ रेडी फॉर द सर्जरी। तो मतलब ये चीज़ें आ गई और उसके बाद फिर आपने साथ ही जो है वो फ्लूइड मैनेजमेंट और फिर वो जो तीसरा पी था उसमें वो क्या था कि प्लान, प्रिपेयर,
सॉरी प्रिपेयर परफॉर्म के बाद फिर पोस्ट प्रोसीजर केयर कि प्रोसीजर हो गया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी केयर जो है और उसकी मॉनिटरिंग है, और उसके बाद फर्दर उसको जो है वो आपने कुछ देर तक, कितनी देर तक आपने मॉनिटर करना है, एंड देन डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइड करनी है, और वो भी डेस्टिनेशन जो है वो भी आपने खुद डिसाइड नहीं करनी, बल्कि आपने डिस्कशन करनी है विद द सर्जन, और उसके बाद फिर जो है वो आप उसको जो है वो फर्दर उसको जो है वो करेंगे। तो ये थोड़ी सी जो है मेरे ख्याल में ऐड अप किया है मैंने, जी बिल्कुल। बाकी निशान भाई आप देख लें। जी जी मैं बेसिकली आपसे इसमें आपने ये बहुत अच्छा बता दिया। इसमें इन्होंने जी। WHO आपने बताया, आप ये जरा कंफर्म कर दीजिए कि जो मैं जी ये बता रहा हूँ कि अगर सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक की वजह से हुई है तो वो MRI से आपको पता चलेगा, मैं राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही MRI है। हाँ डेफिनेटिव, एक्चुअली सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ऑब्वियसली आपके पास एक ही है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो MRI ही होती है। तो उसमें एडिमा में इन केस अगर कोई हो सर्जरी, मतलब कोई डैमेज अच्छा मतलब उसको है, तो उसमें MRI में ही क्लियर होगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। जी। तो आपने एक दो बातों को और हाईलाइट कर दिया है कि बेसिकली ये रीजनल एनेस्थीसिया की प्रिपरेशन, कंसेंट, ये बेसिकली टोक्स का स्टेशन है। इसी तरीके से ये जो जी WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बताया है, ये आप लोगों से टोक्स में भी पूछा जा सकता है, ये आपको टेबल वाइवे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इट्स वेरी बिल्कुल। सिंपल। आपने सारी राम कहानी सुनानी होती है कि भाई ये प्रोसीजर इसके लिए आया है, ये इसका नाम है, ये इसका प्रोसीजर का ड्यूरेशन होगा, ये इसकी सर्जरी का क्या नाम है, इसका प्लान है, इसमें ब्लड की जरूरत है या नहीं, इसमें बल्कि इससे भी पहले एक चीज होती है, उसको टीम ब्रीफिंग कहते हैं। ठीक है ना, टीम ब्रीफिंग बिल्कुल। पूरी टीम को बताया जाता है कि भाई ये प्रोसीजर है, ये इसके अंदर ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, उसको कंफर्म किया जाता है। जब वो चेक इन होता है, फिर मतलब बेसिकली चेक इन और साइन इन तकरीबन ऑलमोस्ट इज द सेम थिंग। चेक इन वो सेम चीज। है जब रिकवरी में, जब होल्डिंग एरिया में मरीज आता है तो वहां पे जो किया जाता है वो चेक इन होता है। ठीक है, चेक इन एंड साइन इन कैन बी डन टुगेदर एज वेल। और उसके बाद फिर जब आपने एनेस्थीसिया दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो है ना, वो जब सर्जन इंसिजन देने लगता है तो उस वक्त टाइम आउट होता है। वो टाइम आउट करके वही कहानी दोबारा से रिपीट की जाती है कि भाई करेक्ट पेशेंट है, करेक्ट प्रोसीजर है, और ये है और वो है, और आपके पास सारी चीजें रेडी है। और उसके बाद जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो उस वक्त वो आपसे ही पूछते हैं कि भाई क्या प्रोसीजर किया है, क्या चीज है, अब आपका आगे क्या क्या प्लान है। आपने इसको कोई खास केयर में भेजना है, कोई आपने खास काम करना है, सर्जिकल काउंट जो है वो सारे चेक हो जाते हैं, और इसमें इतनी ब्लीडिंग थी, और आपका ये प्लान है। ये बेसिकली सब WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो ये प्रोसीजर के लिए भी होती है, और जैसे आपने बहुत किया था, इसको कहा जाता है, जो इसको टॉपिक पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं हाउ टू अवॉइड नेवर इवेंट्स इन एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये नेवर इवेंट्स के अंदर ये चीज आती है, WHO सेफ्टी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। उसके अंदर करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट साइट, और जो है वो उसकी साइट की लेबलिंग भी होती है। हाँ, साइट की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, करेक्ट पेशेंट। जी जी ठीक। तो ये बेसिकली कमिंग बैक टू द डिस्कशन विच वी जस्ट स्टॉप्ड इट फॉर अ व्हाइल, कि वो बेसिकली मैं ये इनको मैं आपको बता रहा था कि ये ओवरऑल एक तरीकाकार होता है। इन्होंने बहुत अच्छे, मुझे आपके वर्ड्स बहुत अच्छे लगे। मैं और इसी तरह की मैं हेल्प की उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों से। लेकिन होता ये है कि इम्तहान पास होता है, उसके बाद लोग फरारी पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं, राइट? सही कह रहे हैं। एनीवेज, इट्स वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, थैंक यू। थैंक तो यू। अच्छा, तो बेसिकली ये होता है तो कि आपने जब एनेस्थीसिया की बात करते हैं, अगर आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो जो स्टेप्स हैं वो आप जहन में रखें कि आपकी एक ऑप्टिमाइजेशन हो गई है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, प्री मेडिकेशन हो गई है। उसके अंदर कोई आपकी जो दवाइयाँ पेशेंट जो कंटिन्यू करनी है, या कोई दवाइयाँ बंद करनी है, या कोई रेफरल की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने प्री ऑपरेटिवली ही आपने अपने लॉजिस्टिक्स को अरेंज करना होता है कि भाई इसके लिए कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग की जरूरत तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक आपको किसी चीज़ों की जरूरत तो नहीं है। बीपी कफ हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, यू नीड एनी स्पेसिफिक मॉनिटरिंग। ये सारे जो कंसिडरेशन होती हैं, ये आपकी प्री ऑपरेटिव आपने करते हैं। जैसे टेम्परेचर का जो थिएटर का टेम्परेचर है, थिएटर की अंदर जो सारी जो चीजें, डिफिकल्ट एयरवे अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो डिफिकल्ट एयरवे से रिलेटेड चीजें, मॉनिटरिंग की मैंने बात कर दी है।
ठीक है, उसके अंदर अगर ऐसी सर्जरी है इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग एंटिसिपेट हो सकती है, तो ब्लड कंजर्वे, वो हमने ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज आई हैव डिस्कस इन डिटेल, वी विल डिस्कस एट सम अदर टाइम बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा आपने पेशेंट को फ्लूइड देना है ये आपको पता होना चाहिए, आपको आईवी लाइंस या एक्स्ट्रा कोई लाइंस लेनी है उसके बारे में आपका कंसर्न होगा, ठीक है। ये सारी चीजें करके फिर उसके बाद इंडक्शन एजेंट आपने कौन सा यूज करना है, मसल रिलैक्सेंट आपने कौन सा यूज करना है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को आपने कैसे ब्लंट करना है, उसके बाद आपने मेंटेनेंस का आपका क्या प्लान है, आपने प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया, प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया आपने किस तरह देना है, मल्टीमोड एनाल्जेसिया को आपने प्लान करना है, ठीक है। और उसके बाद कोई आपको पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की जरूरत तो नहीं है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के बारे में कोई बताएगा अतीक भाई, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग एंड गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग इन पेरी ऑपरेटिव पीरियड। सर नो कॉन्सेप्ट सर, इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं। नाम से सोचें जरा, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, एबीजीज, एबीजीज है सर, ब्लड शुगर लेवल है, और ब्लड शुगर लेवल है, और इसके अलावा सर यूरिन आउटपुट है, ओके, और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सर, एबीजीज में आ इसके गया, अलावा और इंट्रा आर्टेरियल लाइन की मॉनिटरिंग है। नहीं, वो तो मॉनिटरिंग आ गई ना, हम पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यूरिन आउटपुट भी इसमें नहीं है, वो तो मॉनिटरिंग है। पॉइंट ऑफ केयर अच्छा। टेस्टिंग का मतलब होता है कि वहां पे खड़े होकर क्या टेस्ट कर सकते हैं, कार्डियक सर्जरी में एसीटी करते हैं सर, जहां पर भी ब्लीडिंग होती है वहां पर आप आईएनआर और जो होता है रोटम या अटैक करते हैं सर, करते हैं। बेड साइड जो है वो आप इवन डिपस्टिक मेथड से आप कोई टेस्ट कर सकते हैं, कोई टोन्स देखने के लिए या कोई और ऐसी चीज देखने के लिए, ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है। जो स्टेटस एस्थमेटिकस के अंदर जो आप पीएफआर करते हैं वो भी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, जो ब्लड शुगर आप चेक कर रहे हैं वो भी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। दिस इज आल्सो कैन बी अ टोक्स स्टेशन, दिस कैन आल्सो बी अ वाइवा टेबल वाइवा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखें, रोटम, टैग, आईएनआर आपको पता है बेड साइड होता है, ये लोगों को नहीं पता। फिर उसके बाद जो होता है एसीटी जो होता है वो भी किया जाता है, ये सारे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, एबीजीज इज पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से ये सारी चीजों को आप दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग इज अ कॉन्सेप्ट वी शुड नो, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक की जो डिस्कशन है अगर हम उसको समराइज करें कि हम लोगों को एक जो पेशेंट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी जो है उससे एसोसिएटेड जो जितने डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी जो प्लानिंग है, ये सारी चीजों का आपको कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट आप करेंगे वहीं से कि यू विल इवैल्यूएट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड देन यू विल डू द necessary investigation, and on the basis of history examination and the related investigation you will chalk out the anesthesia risk factors, ठीक है। आप उसके अंदर रीनल रिस्क फैक्टर, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स, कार्डिक रिस्क फैक्टर्स, एक्टिव कार्डिक कंडीशंस, पीओएनवी का रिस्क फैक्टर, एस्पिरेशन का रिस्क फैक्टर, पोजीशनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, any specific monitoring needed, any specific position related concerns, any specific critical surgical step जो आपका है, इन सारी चीजों को है आप अपने ये जो सारी बातें मैंने की हैं, इन्हीं सारी बातों को अगर आप तरतीब दे दें और हर केस को, जो भी आप केस करवा रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप whatever you are reading, अगर आप उसको इस फर्मे के अंदर, इस फ्रेम के अंदर पुट कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर ही मैं इसी मौके को मैं करूंगा कि डिजीज से रिलेटेड जो है, डिजीज से रिलेटेड आपको पहला उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पहला आपको कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि वो डिजीज की मेन पैथोलॉजी क्या है, उसका मेन कबीला क्या है। इसकी मैं एग्जांपल सब लोगों को मैं बताता हूँ, सिकल सेल डिजीज का। अब सिकल सेल डिजीज अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो यू डोंट नीड टू टेल इन द फर्स्ट गो कि जी कोई सिकल सेल डिजीज की पता नहीं कौन सी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। यू विल स्टार्ट कि भाई सिकल सेल डिजीज इज इन एनीमिया, ये एक एनीमिया होता है। बिकॉज अब एनीमिया के, अब आपको अगले बंदे को ही पता लग गया कि भाई ये इट इज रिलेटेड टू लो फंक्शनल हीमोग्लोबिन। अब वो हीमोग्लोबिन फंक्शनल का क्या हो सकता है, यहाँ पर रीजन क्या है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिनोपैथी है। वो हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है कि इसके अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मौजूद है, हीमोग्लोबिन एस, विच इज बिकॉज ऑफ
चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ सम अमाइनो एसिड्स। अगर आप ये भूल भी जाता है तो आपको कोई बंदा इस बात पे फेल नहीं करेगा कि आपको वेलिन और ग्लूटामेट का नाम भूल गया है। नोबडी विल फेल यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन एस होती है ये बहुत फ्रेजाइल होती है, नाजुक होती है। अगर नॉर्मल को थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्रेस भी आता है तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये बहुत नाजुक होती है। उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ेगा तो या थोड़ा बहुत उसको कोई स्ट्रेस जैसे कोई उसको स्ट्रेस पड़ता है तो वो सिकल कर जाता है, वो सिकल करके आगे क्राइसिस हो जाता है। वो क्राइसिस 4 तरह के यूजुअली होते हैं, वेजोक्लूसिव क्राइसिस, सीक्वेस्ट्रेशनल क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस और हीमोलिटिक क्राइसिस, ठीक है। ये है तरीका किसी भी एक डिजीज को पढ़ने का कि आप उसमें देखें कि उसकी मेन पैथोलॉजी क्या है, उसमें मेन हो क्या रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगला दिस इज फर्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा कि आप कौन कौन से सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसके, तो वो आपको हो सकता है किसी में सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है किसी के अंदर एक सिस्टम इन्वॉल्व हो। तो आपको जरूरी नहीं है, अब इस पे लोग क्या करते हैं कि लोग सर से पैर शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब सर से पैर जरूरी नहीं है कि सर से पैर की तरतीब ही आपकी एनेस्थीसिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे मायस्थीनिया ग्रेविस है, तो मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर कहने को आई की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो रिस्पायरेटरी मसल की वीकनेस है, वो बल्बर वीकनेस है, दैट इज लीडिंग टू एस्पिरेशन रिस्क, ठीक है। इट इज ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है, दैट इज योर कंसर्न। कंसर्न इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस, दैट इज योर कंसर्न, ठीक है। इसके अंदर कोई जो है वो बाकी आप आई के बारे में आप बताएंगे, लेकिन आई के ऊपर आपको कोई फेल नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। टेबल बायवे में मुझे याद है मेरे से पूछा गया था कि आई स्पैक टेस्ट क्या होता है, लेकिन वो सिर्फ एग्जामिनर्स का जो होता है ना, वो सिर्फ आपका, वो भी एक एक्चुअली पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। तो एग्जामिनर्स ये देख रहे होते हैं कि आप क्या स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़े हैं, आपसे कोई जो सर्जन कोई ऐसी दाएं बाएं की बात कर लेगा तो आप उसको टैकल कर लेंगे या नहीं। तो आई स्पैक टेस्ट वैसे जस्ट बता देता हूँ मैं आपको, आई स्पैक टेस्ट होता ही है कि गोल्ड से एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है। तो जब वो इनहिबिट हो जाता है तो जो है वो एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली बढ़ जाती है, तो मसल वीकनेस थोड़ी सी इंप्रूव कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज आई स्पैक टेस्ट। आंखों पे रखते हैं, उससे बल्बर सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं। तो आप इस बात पे बाहर, मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं टेबल बाय में इस वजह से नहीं फेल हुआ था कि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि आई स्पैक टेस्ट क्या होता है। मैं फेल इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने लेजर सर्जरी के अंदर एक बहुत ही ब्लंडर कर दिया था। तो एग्जाम में फेल आप इन बातों पे नहीं होते, कोई भी एग्जामिनर इस बात पे आपको फेल नहीं करेगा, लेकिन आपको बात याद गम रह जाता है इस चीज का कि जी मेरे से तो आई स्पैक टेस्ट पूछा था, मुझे नहीं आता था और मुझे फेल कर दिया। जबकि होता ही है, ब्लंडर्स क्या होते हैं, मैं के ऐसे कि एक लड़का फेल हुआ था, मैं सब उसकी एग्जांपल देता हूँ, उससे मैंने पूछा तो उसको लेरेंगोस्पैज्म और ब्रोंकोस्पैज्म का डिफरेंस नहीं पता था। तो आप मुझे बताएं कि कौन एग्जामिनर होगा जो एफसीपीएस का या एमसीपीएस का वाइवा ले रहा होगा और वो आपको लेरेंगोस्पैज्म और ब्रोंकोस्पैज्म के डिफरेंस पे आपको पास कर देगा? नहीं पास कर सकता। और वो बहुत, उसको पता भी नहीं था इस बात का। वो मैंने उससे जब वाइवे में पूछा और जब मैंने उससे किया कि उन्होंने तुमसे ये सवाल पूछा था और वो इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे, तो वो उसको पता ही नहीं था कि मैं तो इस बात पे फेल हूँ। इसी तरह की एक एग्जांपल थी जो अभी आपको मैंने जो पहले डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी सर्जरी हो उसमें आपने सर्जन के साथ प्लान डिस्कस करना है। जिस जगह पे उसने इंसिजन देनी है, आपने वो इंसिजन के प्लेस को आपने एनेस्थीसिया देना है, तो आपका वहां तक लेवल चाहिए होगा। तो वो उसकी एग्जांपल क्या थी, आपको हर सर्जरी जो आप सर्जरी करा रहे हैं उसके अंदर आप पहले अर्जेंसी देख लें, पहले आप उसका सर्जिकल रिस्क देख लें। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें आप लोगों को तोते की तरह याद होनी चाहिए। उसकी अर्जेंसी, उसकी रिस्क, उसके ब्लीडिंग रिस्क, उसके स्पेशल क्रिटिकल स्टेप्स। तो उसी के अंदर जो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है वो लेवल ऑफ एनेस्थीसिया होता है। तो किसी से सवाल पूछा गया था कि टीओआरपी के लिए लेवल ऑफ एनेस्थीसिया क्या चाहिए होता है, तो उस बेचारे को टीओआरपी के लिए लेवल ऑफ एनेस्थीसिया नहीं पता था, उसने पता नहीं T5 T6 पता नहीं क्या बोला हुआ था उसमें। तो अगर एक इंसान वो सर्जरी करवा रहा है और उसको उसके लेवल का ही नहीं पता, तो वो कैसे पास होगा, मुझे बताएं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। वो तो ये आप अपने दिमाग में ये बात रखें, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा होता। यस, वो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, हर एग्जामिनर डिफरेंट होता है। कुछ एग्जामिनर फ्रेंडली होते हैं, वो आपको हिंट दे रहे होते हैं, लेकिन जो आइडियल एग्जामिनर है ना, वो आपको एक्चुअली ही शुड बी evaluating you rather than giving you hint. Actually जो एग्जामिनर हिंट देते हैं वो आप पे मेहरबानी करते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट सपोज्ड टू गिव यू हिंट।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली तरीका है। डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, सॉरी वो बात इनकम्प्लीट रह गई वहां पे, कि डिजीज में पहली बात हो गई कि उसका पैथोलॉजी क्या है, दूसरी बात हो गई उसका इफेक्ट क्या है, और उसकी मल्टी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट क्या है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है उसकी ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट जो है वो उसका किसी अग्रेसिव फॉर्म में हो सकता है, कोई उसके अंदर उस जैसे अगर कैंसर है, अगर कैंसर भी इज अ बीमारी, अगर उसको भी डिजीज के फॉर्म में लें तो उसके अंदर आपकी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लेकिन यूजुअली कोई मेडिसिन होंगी, तो उससे मुतालिक आपको पता ही होना चाहिए कि उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है हाइपरटेंसिव, तो वो पेशेंट अगर बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो आपको एनेस्थीसिया में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वजह से उसको हो सकता है आपको ब्रेडिकार्डिया मिले, और वो ब्रेडिकार्डिया ऐसा होगा कि जो एट्रोपिन को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको कोई डायरेक्ट एक्टिंग चाहिए होगी चीज। ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरे ये कि अगर वो पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा होगा तो उसके अंदर हाइपरकैलेमिया हो सकती है। तो ये आपको दो बातें आपको इससे आपने पिक कर ली। और आपको बीटा ब्लॉकर अगर है तो आपने उसके अंदर ऐसी दवाई नहीं देनी कि जो मजीद उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया करे। ठीक है, उसी तरीके से अगर वो पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहा है तो आप ये एंटिसिपेट करेंगे, ये इन्फ्लुएंस होगा कि भाई इस पेशेंट को हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब ये बेसिकली ट्रीटमेंट से रिलेटेड तरतीब ये है कि उसका आपको कोई भी मेडिसिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके साइड इफेक्ट्स और स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू योर एनेस्थीसिया। तो ये तरतीब अगर आप बीमारी के लिए याद रखें तो आपके लिए मसला हल हो जाएगा। आप अपने मेजर सिस्टम को याद रखें कि एनेस्थीसिया का जो भी काम कर रहा होगा वो हमारा हार्ट में हमारी दवाइयों ने कार्डियक डिप्रेशन करना होता है, लिवर से उन्होंने मेटाबलाइज होना होता है, किडनी से उन्होंने एक्सक्रीट होना होता है। तो आप अपनी दिमाग को खोल लिया करें कि जहां पर भी कोई दवाई का जिक्र हो आप इन तीन चीजों को देख लें गौर से। चौथी जो चीज है वो उसका काइनेटिक्स है, वो आप उसमें देख लें कि उसका प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। वो स्पेसिफिक एज ग्रुप में होता है, यूजुअली उसका नहीं होता। वो भी रिलेटेड टू लिवर या किडनी से ही होता है आमतौर पर, या उसका स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपसे एल्डरली के बारे में डिटेल से बात कर ली। तो डिजीज को पढ़ने का ये तरीका है। अगर आप उसमें पीएचडी करते जाएंगे, आप एक किताब के सफ़ों को रट्टा मारते जाएंगे, लेकिन आपको मेन बात नहीं पता होगी, तो मुझे बताएं कि उस तरह की डिजीज पढ़ने का क्या फायदा। डिजीज पढ़ने का ये तरीका है। पहला सवाल कोई भी एग्जामिनर वाइवे में या वैसे भी चलते फिरते भी आपसे कोई भी सवाल ये पूछे तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उसको ये जवाब सिंपल वर्ड्स में दें। इट्स वाइवे का आपका कोई वाइवा इस चीज का नहीं होता कि वो आपसे ब्रिटिश इंग्लिश आपसे चेक कर रहे होते हैं। अगर ऐसा होता तो पता नहीं कोई लोग पास ही ना होते। फिर वाइवे में आप उनको सिंपल उर्दू में भी बता देंगे तो आपको फेल नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जिससे ही मैं सवाल पूछता हूँ वो सिकल सेल डिजीज का, तो वो उसकी हेरिडिटरी और उसके अमाइनो एसिड्स के नाम पे फंस जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि एनीमिया में से मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई ये है क्या, बीमारी में है क्या। अब अगर इसी तरह मायसीनिया ग्रेविस में पूछेगा तो आप उसको बताएंगे कि ये मसल वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। हमने डिजीज के बारे में बात कर ली, हमने सर्जरी के बारे में बात कर ली, हमने एनेस्थीसिया की प्लानिंग की बात कर ली। तो ये अगर आप इस तरतीब से जो भी किताब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, एक लम्हे के लिए आप ये भूल जाएं कि आप किसी एक किताब, क्योंकि देखें ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, रेजिडेंट्स को भी यही प्रॉब्लम होती है और यही एग्जाम में भी प्रॉब्लम होती है कि रेजिडेंट्स को एक बताई जाती है बात, उनके आम तौर पे जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं वो मिसगाइड कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने ये पढ़ा था और मैं पास हो गया था। तो वो आप लोग हमारे तो मुल्क में अपने सोचने समझने की तो आदत नहीं है, वो भेड़ चाल में लग जाते हैं। वो भेड़ चाल में उनको कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब जमाना बदल चुका है। मैं आपको गारंटी से बात ये कहता हूँ कि आज वो तरीका वैलिड नहीं है कि जो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अब्बू गलत कर रहे थे या मेरे अब्बू गलत कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जमाना बदल गया है। अब दौर बदल चुका है, अब हमारे ब्रेन्स बदल चुके हैं, हमारी एक्टिविटी बदल चुकी है। पहले जमाने में लोग बिल्कुल डिफरेंट होते थे, उनकी अटेंशन का लेवल डिफरेंट होता था, उनका पढ़ने का उनका हर काम डिफरेंट होता था। हम लोग अब मैं ये एग्जांपल मैं सबको देता हूँ, आज की औरत को कहोगे जरा वो हांडी कूटे के अंदर मसाले पीस के खाना बनाए, वो आपका सर वो हांडी कुटा वही आपके सर पे मारेगी कि तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन मैंने हम सब के बुजुर्गों ने देखा है वो हांडी कुटा से जो खाना का मसाले का जायका होता था उसका कोई कंपैरिजन नहीं था। लेकिन 2021 के अंदर तो कोई भी नहीं करेगा ना खाना, कोई अब पतीली में तो नहीं गर्म करेगा, मेजोरिटी लोग माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। तो आपको जमाने के साथ अपडेट करना पड़ता है। अब चीजें इतनी अपडेटेड हो चुकी हैं, अब नॉलेज इतनी वोलेटाइल हो चुकी है कि आप अगर अपने आप को सिर्फ एक किताब के अंदर मरकूज रखेंगे और आप इन चीजों को एक तरतीब से नहीं कवर करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बहुत शर्मिंदगी होगी। और एग्जाम में
अगर मैं बैठा हुआ इस टाइम पे आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, वो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को उस तकलीफ से बचाऊं जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। तो और उसमें बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी अप्रोच ही गलत होती है, हमारी अप्रोच ही गलत होती है। एग्जामिनर्स तो बहुत आसान, बहुत अच्छे हैं एग्जामिनर्स, कोई कुछ थोड़ा सा सख्त भी हाथ रखते हैं, उनका भी मकसद ये नहीं होता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे आपको फेल करना चाहते हैं। वो आपको स्ट्रेस होना चाहिए। अगर एक एनेस्थेटिस्ट अगर कंसल्टेंट बनने जा रहा है और उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि वो एग्जामिनर के थोड़ा सा एटीट्यूड्स को ना बर्दाश्त कर सके, तो वो पेशेंट को कैसे मैनेज करेगा? दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। वो आपकी गर्दन घुमाए और आपका फिर भी आप हौसले से खड़े रहे। ये दैट इज व्हाट इज एग्जाम। ये सीपीएसपी, हम चाहे लाख अपने मुल्क को बुरा भला कहें, हमारे ट्रेनिंग में लाख फ्लॉज सही, हम लोग मतलब लाइक कि हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो तो पूरा मुल्क ही हमारा कैसे चल रहा है। लेकिन हम ये याद रखें बात कि हमारा एग्जाम सिस्टम इतना टफ है कि मैंने जो रगड़े, क्योंकि एफसीपीएस में जितने रगड़े लगे थे जब इंटरनेशनल एग्जाम्स दिए ना, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट वाज पीस ऑफ केक। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट हैड नो प्रॉब्लम। वजह ये है कि एक तो हम लोग इस काबिल हो चुके थे, नो डाउट पढ़ाई भी की थी, लेकिन एक्चुअली द रीजन वाज कि जितना मुश्किल से हम गुजर चुके थे उसके बाद बाकी मुश्किल इससे आसान है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, वहाँ पे तो मैं नहीं उर्दू जबान में बता सकता, मेरे सामने बैठा हुआ तो उनको एग्जाम, वहाँ पे तो आपने इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। और वो सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, तो इसलिए अपने आप को मॉडर्न वक्त के साथ हम करना, जो नहीं करेगा वो फंस जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे से तमाम गुफ्तगू में बताऊंगा कि भाई मैंने आर्टिकल्स अरेंज किए हुए हैं, उस फोल्डर के अंदर ये आर्टिकल है, उस फोल्डर के अंदर ये आर्टिकल है, वो टॉपिक है, आप टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करें, आप टॉपिक को समझें पहले कि उस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है। एंड पे सवाल होता है नहीं सर वो जो एक बेस बुक तो बनानी होती है ना। अब मैं अपना सर पीट लेता हूँ कि भाई ये इतनी देर से मैं जो कहानी सुना रहा हूँ कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट इन क्लास 5, क्या आप एक बेस कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक आप बेस किताब को घोटा लगाएंगे। एनेस्थीसिया तो जैसा जो सब्जेक्ट है उसकी तो कोई आज तक किसी ने कोई किताब ऐसी लिखी ही नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया इज अ न्यू स्पेशलिटी, रिलेटिवली न्यू स्पेशलिटी, ठीक है। मेरे ख्याल 50 साल, पिछले 50 साल के अंदर एज एनेस्थेटिस्ट लोग एस्टेब्लिश हुए, उससे पहले तो कोई एनेस्थीसिया को नहीं जानता था। वो बेहोशी वाला डॉक्टर के क्या क्या मजाक मशहूर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आई एम प्राउड टू बी एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नॉलेज एनेस्थेटिस्ट के पास है वो नॉलेज और किसी के पास नहीं हो सकती। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बेचारे हमारे लोगों को पता ही कुछ नहीं होता। तो इस ये जो हमारे बाकी जो स्पेशलिटीज के लोग होते हैं उनको हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, लेकिन उनको बॉडी की फिजियोलॉजी और पूरे सिस्टम को के बारे में उस तरह नहीं पता होता। और दे आर ऑन वन साइड। बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट आपको अपनी चीजों को वो करना पड़ेगा। तो बेस्ट सोर्स आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जो रिव्यू आर्टिकल्स हैं, वो रिव्यू आर्टिकल से बेहतर कुछ सोर्स नहीं है। लोगों को, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये बात हजम नहीं होती। उसकी वजह ये है कि उनको लोग कहते हैं अच्छा आर्टिकल्स, वो तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे भाई पहले तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये आप सब लोग, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि रिव्यू आर्टिकल्स में और रिसर्च आर्टिकल में फर्क होता है। जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो एक आपकी जो ये जो आपकी जो होती है डेजर्टेशन सिनॉप्सिस होती है, दैट इज रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। तो रिसर्च आर्टिकल, यस, रिसर्च आर्टिकल इज नॉट वैलिड, रिसर्च आर्टिकल कैन बी करेक्ट, रिसर्च आर्टिकल कैन बी रॉन्ग। जो रिव्यू आर्टिकल है कि जो सोर्सेज हमारे एनेस्थीसिया जो आपकी जो ये हैं ब्रिटिश जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया के हैं या एनेस्थीसिया ट्यूटोरियल ऑफ द वीक हैं, तो मैंने एक और सब्सक्रिप्शन ली है, वो मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू अरेंज इट। वो सारों को मैंने पिछले 15 साल के आर्टिकल्स को अरेंज किया है, लेकिन वो डाउनलोड किया है, लेकिन मैं उसको अरेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो उनसे ज्यादा कोई अपडेटेड कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप गाइडलाइंस देखें, आप हर चीज को देखें, आप इंटरनेट आपका दोस्त है। आपको गूगल बाबा आपको ना तो ये कहेगा, जैसे मैं जब अपने सीनियर से कोई पूछता था ना कि सर मुझे ये समझ नहीं आई, यार पढ़ के बताओ, वो ना वो वक्त आता था ना वो चीज होती, ठीक है। हाँ, तो रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं, रिसर्च आर्टिकल तो एक डिस्कशन होती है। जो रिव्यू आर्टिकल होता है, इट इज रिटन ऑन द बेस ऑफ अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। उन सारे 200 लोगों ने क्या अपनी अपनी कहानी बनाई है, उस कहानी की बेस पर जो समरी निकलती है उसकी बेस पे रिव्यू आर्टिकल लिखा जाता है। और रिव्यू आर्टिकल के अंदर सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। उसके अंदर वो उससे रिलेटेड जो कंसर्न इंफॉर्मेशन होती है वो सारी मौजूद होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दैट इज द वे। और अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी नॉलेज इतनी अपडेटेड होगी, डायमेंशनल होगी, मल्टी डायमेंशनल होगी कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
तो ये मैं क्योंकि मैं लंबी हो गई है बात, तो मैं एक दो बातें आपसे इंपॉर्टेंट मैं करना भी चाह रहा हूँ और आपको मैं ये दोबारा बता भी रहा हूँ। ये देखिए कि ये जो मैं लिंक है ये, ठीक है, जो मैं आप लोगों को शेयर कर, स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोग? तो ये वो लिंक है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मेन 3-4 चीजें आपको नजर आ रही हैं। इसके अंदर जो मेन फोल्डर है, ये तो आर्टिकल एंड बुक है, इसके अंदर FRCA के माइंड मैप्स है विच आर एक्सीलेंट, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एक कोई मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये जैसे अगर अभी हम एल्डरली को डिस्कस कर रहे थे ना, ये मैंने देखे, ये आपको पता है, ये सारों को डाउनलोड करके इसके नाम मैंने चेंज किए क्योंकि इसके नाम रीडेबल नहीं थे उसके अंदर, वो उसके आगे पीछे लिखा हुआ था। मैंने ये सारों के एक एक फाइल को मैंने अलग अलग इसका किया। एल्डरली किधर गया? ये ठीक है। तो ये अगर आप कोई बंदा एल्डरली पेशेंट की चीज को जल्दी से रिव्यू करना चाहे तो बिलीव मी, इससे बेहतर कोई सोर्स नहीं है। ये एक वो है दरिया को कूजे में बंद करके रखने का, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। इसके अंदर जितने भी हैं FRCA के माइंड मैप्स, आई विल हाईली सजेस्ट यू पीपल टू डू इट, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तक मैं ये जूम पे पढ़ाता नहीं था, तो मेरे पास जो भी टाइम होता था मैं उनमें ये क्वेश्चंस बनाता था, ठीक है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई एक टॉपिक ले लें, फॉर एग्जांपल जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हर डेली कोई भी एक एनेस्थेटिस्ट नहीं है कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट को ना डील करे या प्रेग्नेंट पेशेंट को ना डील करे। तो फॉर एग्जांपल हम इसको मैं अगर खोलूं, ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब ये कोई ये सवाल पूछता है कि सर अब तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया, अब तो हमें MCQs आते हैं, मैं अपना सर पीटने को दिल करता है कि भाई अगर आपको इन सवाल ये जो मैंने लिखे हैं, जैसे व्हाट आर डिफरेंसेस इन एयरवे ऑफ अ पीडियाट्रिक फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट एंड हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू इट, इसका मैं जब किसी से शेयर करता हूँ ना कि प्लीज प्रिपेयर दिस आंसर, ये आपको प्रिपेयर होने चाहिए, तो मुझे सवाल का जवाब सिर्फ मिलता है सर ये कहाँ से मिलेंगे इनके आंसर, सर आपने कहीं आंसर्स लिखे हुए? लिटरली मैं इतना अपने आप को हेल्पलेस फील करता हूँ ऐसे मौके, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या जवाब दूँ कि भाई मैंने आपको चीजें बता दी हैं, भाई उनके आंसर्स भी आपको मैं ढूंढ के दूँ, कहाँ से मैं आपको ढूंढ के दूँ आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप आंखें खोल के करेंगे, तो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है ये, ठीक है। तो जो लोग नहीं, जिन्होंने देखा वो प्लीज ये इसके अंदर ये चीज है। पहले हमारा पैटर्न होता था SAQs का, तो यहाँ पर सारे SAQs हैं। ये एक कोई एक साइट थी, वहां पर पिछले सॉल्व्ड FRCA के क्वेश्चंस थे, ये भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, पहले के रखे हुए हैं इसमें मैंने, ठीक है। और ये जो लोग अभी भी SAQs जिनकी बेस जिनकी है, तो वो यहाँ पर इसमें सारे SAQs जो पुराने ये मैंने किया था, हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी, तो मैंने सारे FRCA के पेपर्स पुराने डाउनलोड किए थे, उनको यूनिट वाइज अरेंज किया, ये सारा काम मैंने किया था। ये जो मैंने इम्तहान दिया था, ये उस लोग का काम है, फिर मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके मैंने यहाँ पे टैबुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है, ये वाइवे के लिए, ये बाद में पहला ये आ गया, ठीक है। तो जो मेन आपका, जिसको मैं ये कहूँगा कि आप इसको अपनी माँ बना लीजिए, हर बंदा अपने उसके तौर पे कर लेगा, लेकिन प्लीज मेरे इस बात पे ट्रस्ट करके कि मैं आप लोगों के वेल विशर हूँ, और ये सोच के ये मैंने सारे टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ है। यू कैन सी ये गायनी पीड्स एल्डरली यहाँ पे, कार्डिक रिस्पिरेटरी थोरेसिक यहाँ पे, ये पूरे यूनिट्स को डिवाइस किया हुआ है। ये अपडेट्स हैं बाय द वे, अपडेट्स इन एनेस्थीसिया जो हर 1 से 2 साल के बाद आता है, अपडेट इन एनेस्थीसिया, और एक्चुअली वो ट्यूटोरियल्स की ही तरह का ही होता है, ठीक है। तो ये आपको कोई भी, अच्छा अब आपको मिसाल के तौर पे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आप सर्च के अंदर लिखेंगे तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम कोई भी एक टॉपिक को मैं सर्च करना चाहता हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन नॉर्मल में या आप वो कंप्लीट उस टॉपिक का नाम लिखें या आप उसकी एब्रीविएशन लिखें। जैसे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ARDS, तो मोस्ट प्रोबेबली ARDS का आ जाएगा, ठीक है। ARDS से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये तरतीब। अच्छा अब लोग प्रॉब्लम तो ये है कि लोग तो इतने भी हिलने जुलने के आदी नहीं है कि कोई खोल के देख ले कि भाई इसके अंदर है क्या। अब जो ये कहेंगे सर ये तो बहुत सारे हैं, सर मैं ये क्या करूं, भाई इसमें से किसी एक को जो लेटेस्ट है वो पढ़ लो, बाकी से कंपैरिजन कर लो। हो सकता है कि किसी 1 साल पुराना भी हो, लेकिन वो भी ठीक हो, उसमें हो सकता है एक के अंदर आपको चीज मिल जाए। यू जस्ट हैव टू फॉलो वन, यू डोंट नीड टू, दिस इज जस्ट लाइक अ बैंक, दिस इज जस्ट लाइक अ बैंक, ठीक है। ये तमाम, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू जस्ट समराइज एंड मैं अपनी डिस्कशन को पैकअप करना चाहता हूँ, तो ये इसके अंदर बहुत सारी
चीजें ये आईसीयू से रिलेटेड हैं, इसके अंदर आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो लोग एडेक्ट करते हैं, एक इंटरनेशनल एग्जाम है यूरोपियन डिप्लोमा इंटेंसिव केयर, तो उसके ये पैक मॉड्यूल्स हैं। ये आईसीयू में जो जिन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है वो इसमें से कर सकते हैं। दे आर एक्सीलेंट, बिलीव मी कि आप एक कोई पढ़ के देख लें मेरे कहने पे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कि हम लोगों के साथ टॉर्चर होता है जब हमें मॉर्गन पढ़ने को कहा जाता है, बिकॉज मॉर्गन किसी की बद्दुआ है हमारे रेजिडेंट्स के लिए कि लोगों को मॉर्गन पढ़ाई जाती है और मॉर्गन को ही लोग प्रीच कर रहे हैं आज तक। ठीक है, ये दैट इज इट, ये तमाम आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये जो चीज है ये बुक्स है। तो बुक्स हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, एसएक्यूज की बुक्स हैं, फिजिक्स इक्विपमेंट की बुक्स हैं, ऑस्की से रिलेटेड मटेरियल है, ये मिसलिनियस कुछ बुक्स हैं, ये बेसिक साइंसेस की कुछ बुक्स हैं, रिव्यू बुक्स हैं बेसिक साइंसेस की, ये वाइवा की ये रिव्यू बुक्स हैं, ये भी बहुत अच्छी। ये कुछ आईसीयू से रिलेटेड बुक्स हैं, ये एमसीक्यूज वर्ल्ड। मैं आपको अलग से बताता हूँ कि इसमें आपने कैसे देखा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये रिव्यू बुक्स हैं, तो इनको वैसे ही आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको अपेरेंटली इनको नंबरिंग की हुई। ठीक है, जैसे ये किताब को मैंने नंबर 1 किया हुआ है, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4। एक्चुअली दे आर अलाइक, ऑलमोस्ट द सेम। ये एक बहुत अच्छी सीरीज है, ये एक्चुअली बेसिकली अमेरिकन सीरीज है। तो ये अमेरिकन सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल है, तो इसके अंदर टोटल क्लिनिकल बातें हैं। इफ यू हैव टाइम यू कैन डू इट। ठीक है, अच्छा तो जैसे अब ये एक किताब को मैं सिर्फ आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ये किताब पढ़े और इस किताब को मशीन राह बना के वो अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करे। उसका मैं आपको सिर्फ उसका नजर मार के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर केसेस हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं एक केस को देखें, सिर्फ हम इसको, मैं आपको इसका बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ इसका। ये देखिए, जैसे अब मिसाल के तौर पे ये केस है, अब इसके अंदर एक क्या बता रहे हैं कि एक 70 ईयर ओल्ड मेल है, उसको हुई थी एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म की सर्जरी हुई थी 24 आवर्स, और उसकी ये उसको थी कंडीशन थी, हाइपरटेंशन थी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज था। ठीक है, तो उसके अंदर आगे उसकी दवाइयाँ थी, ये इसको सिम्वास्टैटिन चल रही है, एनालेप्रिल चल रही है, और ये मतलब ये बेसिकली वो एक कहानी के तौर पे आपको ये बताएंगे। आगे उसके अंदर उसकी आपको फाइंडिंग्स भी, अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा खुद एक्सपैंड करें कि भाई पोस्ट ऑपरेटिव अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो वो कैसे पता चलेगी। ठीक है, इसके अंदर आपके आगे आपको वाइटल साइंस नजर आएंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री, ये पूरा एक लॉन्ग केस है एक्चुअली। ठीक है, अब अगर मिसाल अब जैसे इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर एक्सरे, अब तकरीबन हर केस के अंदर आपको एक एक्सरे नजर आ जाएगा, आपकी एक्सरे की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब इस एक एक्सरे की बेस पे आप बहुत सारी चीजों को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ईसीजी है, तकरीबन हर केस के अंदर एक ईसीजी आप आ जाएगी, तो आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको जब आपका कंसल्टेंट आपसे कोई केस एक पूछता है तो आपने तमाम बातों को समराइज करके कैसे बताना है। ठीक है, तो ये तरीका, ये आपको, ये अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज अवे फ्रॉम मॉर्गन शरीफ एंड अवे फ्रॉम मैनी बुक्स विच यू वर्शिप। ठीक है, तो ये है। अच्छा, उसके बाद ये हैं बेसिक साइंसेस की रिव्यू बुक्स। ठीक है, ये भी इसके अंदर जो है ना, ये मेनली जो है ये भी नंबरिंग की हुई है, तो आप यू कैन फॉलो विद द नंबर। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो बेसिक साइंसेस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जॉइंटस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप जो है वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर टू द पॉइंट उन्होंने बातें लिखी हुई हैं कि जिनसे आपका क्विकली आप उसको ऑब्जेक्टिवली रिव्यू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत टॉपिक्स मुख्तलिफ लिखे हैं, तो आपको बेसिक साइंसेस की रिव्यू के लिए, एंड यू कैन चूज एनीवन जो आपको अच्छी लगे। ये कोई इसके अंदर हाजी साहब नहीं है, इसके अंदर कोई स्पेशल नहीं है, तकरीबन हर किताब एक जैसी है, यू कैन फॉलो एनीवन। ये प्राइमरी एफआरसी इन बॉक्स बहुत अच्छा है, हम लोगों ने मास्टर पास पढ़ी थी, ये किताब बहुत अच्छी है, ये साइमन ब्रेकर है। तो आपने टॉपिक ओरिएंटेड रहना है, आपको एक टॉपिक एक जगह समझ आ गया तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक्स की रिव्यू बुक्स है। अच्छा, ये एमसीक्यूज की बुक्स है, इसके अंदर एमसीक्यूज के बेतहाशा पूल है। ठीक है, ये बेसिक साइंसेस के एमसीक्यूज हैं, जिसने अगर अपने एमसीक्यू जो इवन एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको हाईली सजेस्ट करूंगा कि अपने बेसिक साइंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये इस फोल्डर के अंदर जो बुक्स हैं यू कैन फॉलो। ठीक है, बेसिक्स, इवन जो लोग हमारे क्लिनिकल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं मशवरा दूंगा कि इसमें से एटलीस्ट एक बुक जरूर पढ़ें।
और ये ट्रू फॉल्स भी हैं, तो आपने इसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है। यू डोंट हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। ये लोगों को आजकल बहुत फेवर हुई हुई है, कॉमन, ये किताब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है, इसी तरीके से ये हैं आपकी जो हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में आमतौर पे लोग पढ़ते हैं किताब, ठीक है। इसके अंदर भी इनके नंबर से ना करें, घबराएं। ये नंबर 1 ये ब्रायन हॉल है, ये एनेस्थीसिया कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तरतीब नहीं दे सका, एक से ज्यादा देखें डबलिंग हुई हुई है यहाँ, I couldn't arrange all of them. So you can start with one book and then you go in 2 and then 3 and then 4, whatever you want. क्योंकि एक किताब की बेस पे आप नहीं पास हो सकते, ठीक है। अच्छा, ये FRCA ये रिसर्च के स्टाइल के MCQs हैं, ठीक है। ये इसके अंदर भी मैंने नंबरिंग की हुई है। तो इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट कि सर कौन सी किताब करनी है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके आप 1 नंबर जो मैंने लिखा हुआ है उस पर कर दें, वरना कोई मैं किसी को स्टैंप नहीं लगा रहा कि यही किताब पढ़ो, उसी में से CPSP वाले क्वेश्चन बना रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं आप लोगों को लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहता। अच्छा, ये किताब यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया, और ये किताब मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज। ये इस किताब को जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं, मैं इस किताब को कहता है ये डार्लिंग बुक है। ये इस किताब से मैंने 2 रीजनल एनेस्थीसिया की डिप्लोमास में मैंने तकरीबन यही किताब पढ़ी थी। सिर्फ इसकी ये डेफिशिएंसी है कि इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड चीजें कम हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड चीजों के लिए ये यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने ये एक किताब मेरे पास हार्ड कॉपी थी, इस किताब को मैंने पूरी को स्कैन करके मैंने चैप्टर वाइज, क्योंकि मेरे पास इसकी PDF में मुझे नहीं आता इसको कन्वर्ज किस तरह किया जाता है, लेकिन दैट इज अ बुक विच हैज सम टेस्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेड MCQs, ठीक है। तो ये अच्छा, अब रीजनल एनेस्थीसिया को इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक अगर है ना टेक्निक, तो एक ब्लॉक तो उसकी 4 टेक्निक्स लिखी हुई है, तो आपको एक्चुअली 4 टेक्निक्स याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक वाहिद ये चीज आप माइनस कर दें, आप यकीन कीजिए इसके अंदर आपको अल्ट्रासाउंड के क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं आपको सिर्फ इसका इंडेक्स दिखा रहा हूँ। अगर कोई बंदा अल्ट्रासाउंड के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है, नर्व स्टिमुलेटर के बारे में इसमें क्वेश्चंस हैं। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर, ये दिस इज अ वेरी हाई यील्ड चैप्टर, इसके अंदर जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर रीजनल एनेस्थीसिया के प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में MCQ इसमें सारे। आप इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूरा रीजनल एनेस्थीसिया इस किताब से पढ़ना चाहते हैं ना, MCQs बेस्ड आप पढ़ लें, तो ये सारी चीजें इसमें, तो दैट इज अ वंडरफुल बुक। उसके बाद ये जो सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्रीज में DHA का या सऊदी कमीशन का एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड टूल है, ठीक है। ये पुराने कुछ FRCA के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आम तौर पे आपका इन 2-3 चीजों से कंसर्न होगा। ये जो ICU बेस्ड को एग्जाम देना चाहता है या ICU के बारे में पढ़ना चाहता है, तो ये इसमें ICU की कुछ MCQs की बुक्स हैं, ये सारी ICU की MCQs हैं, ठीक है। तो आप यू कैन हैव अ लुक। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। मैं ये किसी खातून से अगर ये पूछूंगे उनकी अलमारी के अंदर 100 कपड़े भी पड़े होंगे, तो वो तो नहीं घबराती, वो तो नहीं परेशान होती। तो आप लोग किताबों को देख के क्यों घबरा जाते हैं? ये आप लोगों ने ये पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप कहते हैं सर हमारा तो MCQs का पैटर्न है, लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू रीड दीज बुक्स फॉर प्रैक्टिस। आपने इसको रट्टा नहीं मारना, आपने इसकी एक एक लाइन नहीं याद करनी, आपने इसमें से सिर्फ टास्क देखना है। अब जैसे देखें, ये मैं आपको ये एक्चुअली CRQs का नया पैटर्न है, मुझे तो उसका एब्रिविएशन भी नहीं पता, कंस्ट्रक्टिव रिव्यू क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर कि CRQ का क्या मतलब होता है, ठीक। ये आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने एक सिनेरियो पढ़ा कि 30 है, अनकॉन्शियस है, तो वो पूरे लिस्ट 2 अदर पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। दिस इज जस्ट टू चेक योर नॉलेज, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस होगी आपकी नॉलेज की, तो ये दीज बुक्स शुड बी डन, ठीक है। ये इसके अंदर जो FRCA जो FCI की तैयारी करता है, उसको बचपन में किसी जमाने में लोगों ने जेम्स शॉर्ट हाउस का बता दिया था। अब हर बंदा जेम्स शॉर्ट हाउस को पढ़ने की कोशिश करता है, ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ये SAQs की बुक्स हैं, और आप यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट, यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द क्वेश्चन, यू जस्ट रीड अ क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू नो कि इसका आंसर आपको आता है या नहीं आता। अगर आपको इसका आंसर, क्योंकि MCQ में भी तो ऐसे ही होता है, MCQ के अंदर भी तो नॉलेज की बेस पे ही आप आंसर देंगे, या MCQ में आपको सिर्फ
जो एक परंपरा चल रही है कि सीपीएसपी की में ये लिखा हुआ है, हालांकि ना कोई दुनिया का एग्जामिनर सीपीएसपी की बना के आप लोगों को प्रिंट करके देता है। वो जो बंदा जाके इम्तहान देता है वो ला के क्वेश्चन का सर पैर टूटे हुए, हाथ टूटे हुए, वो क्वेश्चंस को लिख के और वो किताबें छाप देता है, और जो पास हो जाता है वो गर्दन में उसके सरिया आ जाता है, वो कहता है कि भाई मैंने ये लिखा था सीपीएसपी की में यही है, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीपीएसपी की के अंदर यही आंसर है। ये तो हम हमारी कितनी बुरी अप्रोच है। तो प्लीज इस चीजों से बचें। ऐसा अगर कोई आपको बात बताए तो उसके ऊपर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के फूंक दें, ताकि उसका भी, उसके दिमाग से भी ऐसे फजूल ख्यालात निकल जाए। ठीक है, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। ये अच्छा, ये फिजिक्स इक्विपमेंट ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक साइंसेस के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ये इन 2 किताबों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ठीक है, इस किताब का नाम कुछ और है लेकिन मैंने इसके नाम में लिख दिया बेस्ट इक्विपमेंट बुक। इसके अंदर सारी जो एनेस्थीसिया इक्विपमेंट हैं वो बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं। इस किताब का पैटर्न बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत कलरफुल बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग इसका प्रिंट निकलवाना चाहें, कलर निकलवाएं इसका प्रिंट। ठीक है, तो ये देखिए इसका पैटर्न, इसलिए मैं इसको अच्छा कहूंगा। वैसे जो बहाल शेख है वो भी अच्छी है, लेकिन दिस बुक इज आई कंसिडर इट बेटर देन बहाल शेख। देखिए इसके अंदर ओवरव्यू है, जनरल प्रिंसिपल है, और आगे उसके बाद उन्होंने उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सेफ्टी, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग से रिलेटेड सारी चीजें इसमें मिलेंगी। बेसिक साइंसेस के कॉन्सेप्ट्स, कुछ आप अगर ग्राफ्स और कुछ फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं, ये भी एक मैं आपको टास्क कहूंगा अभी से, राइट फ्रॉम नाउ। आप क्या करें कि जितनी कैलकुलेशंस हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने लॉज हैं, वो आप अपनी एक नोटबुक बनाते जाएं और हर सिस्टम से रिलेटेड जो जो चीजें आती जाएं उसको लिखते जाएं, एक जगह पे कंपाइल करते जाएं। अच्छा जी, बॉयल्स लॉ की ये इम्प्लीकेशन है, चार्ल्स लॉ की ये इम्प्लीकेशन है, ये इसकी इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो ये है जी सारा। और कौन से फोल्डर है ये? हाँ, ये ऑस्की से रिलेटेड है। ये ऑस्की से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ एबीजी से रिलेटेड मटेरियल है, एक्सरे से रिलेटेड मटेरियल है, इसमें एक्सरे की बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक एबीजी की बहुत अच्छी बुक मिली थी, वो मेरे ख्याल दूसरे फोल्डर में है। तो ये तो इसमें जो ऑस्की से रिलेटेड ना पुरानी कुछ स्लाइड्स हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, या बेसिकली जो लोग ऑस्की की प्रिपरेशन है, ऑस्की के बारे में याद रखें कि ऑस्की इज व्हाट यू फेस इन द ऑपरेशन थिएटर और इन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, या पेशेंट के साथ डीलिंग में, या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ डीलिंग में, दैट इज टोक्स। आप थिएटर के अंदर खड़े हैं, कोई क्रिटिकल इंसिडेंस हो गया, ब्रोंकोस्पेज्म हो गया, लारिंगोस्पेज्म हो गया, कोई रिदमिया हो गया है, कोई सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपरकार्बिया हो गया, दैट इज टोक्स। आपको एक एबीजी की स्लिप पकड़ा दी गई है, हाँ भाई अब आपने इंटरप्रेट करके उसी वक्त डिसीजन लेना है कि आपने ये करना है या आपने ये करना है या आपने ये करना है, दैट इज टोक्स। आपको कोई, आपने दांत तोड़ दिया, अब आप उसकी काउंसलिंग करने जा रहे हैं, पेशेंट को अवेयरनेस हो गई, अब आप उसकी काउंसलिंग करने जा रहे हैं, आपने अपने एनेस्थीसिया बेचना है, आप कह रहे हैं कि भाई रीजनल एनेस्थीसिया लगवा लो, ज्यादा बेहतर है, एपिड्यूरल लगवा लो, इसका फायदा है, दैट इज टोक्स। आपको कोई एग्जामिनेशन का स्टेशन आ सकता है कि आप से रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे एग्जामिन करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे एग्जामिन करते हैं, इसके अंदर इससे रिलेटेड चीजें, कुछ ईसीजी से रिलेटेड है। तो अच्छा, एक और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके अंदर मैं कर गया था कि जो मेरा मेन स्ट्रेस जिस टॉपिक और जिस कॉन्सेप्ट पे है, जो इसके लिए मैं सारी ये बात आपको बता रहा था, वो आपको यहाँ पर ये टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस का फोल्डर है, इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा एनेस्थीसिया प्लान। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें, अच्छी तरीके से देख लें। ये कोई परफेक्ट नहीं है, इसी किस्म का प्लान आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, ये जिसके अंदर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, हर सिस्टम से रिलेटेड आप कैसे हिस्ट्री लेंगे, ये उसकी कुछ बातें हैं, कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कैसे प्लान बनाना है कि आप डेमोग्राफिक, सर्जिकल रिस्क, कोमॉर्बिडिटीज, व्हेन टू कैंसिल और प्रोसीड, व्हाई टू कैंसिल, ये आपको आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि आप कब किसी केस को कैंसिल करते हैं, क्या कंडीशन पेशेंट की होती है जिसमें आप केस को कैंसिल करते हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन, हर इन्वेस्टिगेशन का आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि सीबीसी क्यों करवाई जाती है, तो आप उसका आंसर देके भाई मैंने हीमोग्लोबिन देखनी है, मैंने प्लेटलेट काउंट देखना है, मैंने देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, ये दिस शुड बी योर आंसर। कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कराने हैं, अच्छा जी कोई ऐसा पेशेंट दवाई तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है,
पेशेंट की कोई क्लिनिकल कोई लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। दैट शुड बी द रीजन। चेस्ट एक्सरे आपने क्यों करवाना है, ईसीजी आपने क्यों करानी है, एको आप लोग खाली एज से रिलेटेड एको बता देते हैं, एज इज नॉट इंडिकेशन फॉर एको। जब तक कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती, रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, जब तक हाई सर्जिकल रिस्क और क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स को आपस में मिक्स करके करवाया जाता है एको या कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसको करने की कोशिश की है, कैसे आप मुख्तलिफ कॉमन चीज़ों की बेस पे आप ये करेंगे। ये बातें वो हैं कि जो अगर आप प्रिपेयर कर लें तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये आप ये फाइल ज़रूर आप पढ़ लें और आप अपने इसके अंदर अल्ट्रेशन करके, अच्छा ये मेरे माई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी एनेस्थीसिया की जो मैनेजमेंट है वो आप देख लें, इन्हीं के गिर्द घूम रही होती है। नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोवोलीमिया, नॉर्मोथर्मिया, यहाँ पे नॉर्मोथर्मिया लिखना भूल गया हूँ मैं, नॉर्मोथर्मिया, ये मैंने सब खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिम्पथेटिक मेंटेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो, मेंटेन साइनस रिदम, मेंटेन एसवीआर, मेंटेन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। हो सकता है कि किसी के अंदर एक बात आए, किसी में दो बातें आए, ये आप याद रखें। आप कहीं पर भी फंस जाए एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट में, ये बातें बता दें, क्योंकि एनेस्थीसिया का मकसद यही है, ठीक है। ऑर्गन परफ्यूजन और वाइटल ऑर्गन्स आपने करनी है, ठीक है। ये तो दैट वाज इट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज। और मैंने देखा हमारे उस्ताद, हमारे टीचर, हमारे सीनियर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। डॉक्टर अख्तर वहीद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें प्लीज, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। हमारी खुशकिस्मती है। कल सर का माइक, सर अगर आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, मेरे ख्याल सर, तो अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज, यू आर वेलकम। जी, शर्जील, एनी कमेंट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई अस्सलाम। थिंक आपने बहुत अच्छा कवर किया। यू हैव एडवाइज्ड रियली वेल। बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं और इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जितनी भी बुक्स हैं एग्जैक्टली यही कोर्स है FRCA का। तो जो लोग ये बुक्स पढ़ रहे हैं they have already covered half of the syllabus. So if they continue, they can easily do FRCA as well. Rather than EDAC, I would suggest doing FRCA, which is like आप पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपकी कदर ज़्यादा होगी as compared to EDAC, जो कि मेनली यूरोप के अंदर है या फिर सऊदीया में। So brilliant, excellent. अच्छा, ये इसी में मैं आपकी बात को ऐड ये करूंगा कि FRCA के रेफरेंस से ये बात है कि FRCA के लिए यू हैव टू वर्क देयर फॉर 1 year टू अपीयर इन फाइनल FRCA, ठीक है। तो FCI इज, यू कैन से, ब्रदर सिस्टर ऑफ FRCA। बहुत आसान है रिलेटिव टू FRCA एज कंपेयर टू FRCA। नो डाउट आसान तो देखें कोई इम्तहान नहीं होता, लेकिन FCI इज मच इजियर देन FRCA इन माय ओपिनियन, बिकॉज आई गॉट प्रैक्टिस with the people. I failed in first attempt in FCI, तो मैंने कहा भाई अब कोई भी कसर नहीं छोड़नी। तो मैं 1 हफ्ते का कोर्स अटेंड करने के लिए गया था लिवरपूल, मर्सी कॉलेज ऑफ एनेस्थीसिया। शर्जील आपको पता होगा। बिल्कुल, one of the best courses. हाँ, तो वो वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर एक डॉक्टर ग्रेज थे। तो पहले तो मैं परेशान हो गया कि ये ग्रेज एनाटॉमी वाले ग्रेज हैं, तो पता लगा कि वो कोई और कोई डॉक्टर ग्रे थे वो। एनीवेज, उनकी जो बेटी है वो कंडक्ट करती है, वो नहीं कंडक्ट कर रहे अभी। आपको याद होगा, मतलब वो काफी एल्डरली थे। एक्चुअली मैंने तो ये किया था, ये दैट वाज 2016, नवंबर 2016 आई वेंट देयर। और बताने के देखें, इसलिए कहते हैं सफर वसीला जफर। तो मैंने वहां पर ये की थी और अब मैं सबको कोट करता हूँ। और अब शर्जील इस वक्त यूके का गवाह मौजूद है कि मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई गलत है, लेकिन चक्कर ये है कि जो टेक्स्ट बुक की पूजा की जाती है, दैट इज नॉट द टॉक ऑफ द डे इन 2021। ओके, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। इसमें सेकंड करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे फादर जो हैं, ही इज हिमसेल्फ एनेस्थेटिस्ट और वो एग्जामिनर है FCPS के, और उनके लिए मैं MCQs बनाता था फॉर MCPS, IMM, FCPS 1 and 2 बोथ। तो आई कैन टेल कि
अगर आपने एग्जाम के लिए करा, मतलब अगेन ये बात है आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की, उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि अगर आपने एग्जाम पास करना है, आप मॉर्गन का रट्टा लगा लें, एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन आपकी स्टैंडिंग कोई नहीं होगी, आपको आता जाता कुछ नहीं होगा बेसिकली. बट इफ यू वांट टू बी अ प्रॉपर डॉक्टर, देन यू हैव टू रीड ऑल दीज आर्टिकल्स, आपने कॉन्सेप्ट बनाना है. सही. तो आई डोंट नो अब क्या ट्रेंड है, आई डोंट नो कि अब क्या हो रहा है कि शर्जील वो एक्चुअली वो आपने यही इसी बात को मैं आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि देखें मॉर्गन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है. मॉर्गन के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मॉर्गन आपको कोई तरतीब नहीं है. मॉर्गन में आधी बात कहीं लिखी हुई है, सर कहीं पे लिखा है, धड़ कहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट आपको मैं गारंटी, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कोई एक टॉपिक आर्टिकल से पढ़ें और फिर वही टॉपिक आप मॉर्गन से पढ़े ना, तो आपको लगेगा कि यार अब तो ऐसे लगेगा कि एक -8 नंबर वाले को आपने ऐनक दे दी है. यकीन करें, मतलब लिटरली ये यकीन कीजिए कि मैं आप ऐसे नहीं कह रहा ये बात, ठीक है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. वो पॉइंट्स असल में एक्चुअली देखें, आपने एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक को, एक चीज को, कॉन्सेप्ट को कवर करना है. अगर आपको वो चीज समझ आ गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो गया, ठीक है. और एक और बात यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन बनाते थे तो आप मुझे इसी बात को आप सेकंड करें कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके अंदर कोई लेबल नहीं किया हुआ होता कि ये एमसीपीएस का क्वेश्चन है और आईएमएम का. उसके अंदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेबल किया जाता है, राइट. लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेबल किया जाता है और उसके हिसाब से अंक निकालते हैं. उसमें ऑब्वियसली ये जो एग्जाम के क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उसको प्लेस करे. बट जब मैं बना रहा था, जब आप बना रहे होते हैं तो आपको इसमें टेम्पलेट होता है. आई एम श्योर कि आप वो टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से. उसमें यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये आप एमसीपीएस का बना रहे हैं, एफसीपीएस का बना रहे हैं, आईएमएम का बना रहे हैं, पार्ट 2 का बना रहे हैं. फिर उसमें आपका होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कि आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है. उसके अंदर फिर वो खुद सिलेक्ट करते हैं कि उन्होंने ये एमसीक्यू, बट दे कैन प्लेस इट एनीवेयर. वो एफसीपीएस वाले को एमसीपीएस का लेकिन डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन दे कैन ऑलवेज पुट इट. और सिमिलरली एमसीपीएस के अंदर वो एफसीपीएस का एक क्वेश्चन जो कि इजी है, दे कैन ऑलवेज पुट इट ओवर देयर. So, but this is all dependent on the examiner, on that very set जो वो select करता है questions उस time पे. Exactly. और इसके अंदर शर्जील मैं यही आपको ये बात कहूंगा कि एक्चुअली वो जो लफ्ज है कि ना, कोई ये एक जो डिवाइडिंग लाइन है, कोई लक्ष्मण रेखा आप नहीं खींच सकते कि ये थायराइड तो देखो एमसीपीएस का रेजिडेंट भी बेचारा वही कराएगा, वही थायराइड की ब्लड सप्लाई है, वही थायराइड की एनाटॉमी है, वही थायराइड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वही थायराइड हार्मोन, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 20 साल से थायराइड हार्मोन ही सिक्रेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड वो अभी बदला नहीं है. 50 साल पहले वो थायराइड ग्लैंड बनाता था, थायराइड हार्मोन बनाता था. ये चीज लोगों को समझ नहीं आती, वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आईएमएम का लेवल, एमसीपीएस का लेवल, एफसीपीएस का लेवल. भाई अगर दो बातें तुम्हें एक्स्ट्रा पता होगी तो तुम्हें कोई डंडा मारेगा नहीं, मारेगा तुम्हें डंडा, ठीक है. और एक्चुअली इस डिफरेंशिएशन की वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है. लोग रिटर्न पास करके वाइवा में फेल हो जाते हैं. वजह क्या है कि उनके दे डोंट नो द सब्जेक्ट फ्रॉम हेड टू टो. एंड एक्चुअली वाइवा, ये आप इस बात पे एग्री करोगे शर्जील कि हमारा सीपीएसपी के अंदर ठीक है, लोग बहुत सारी हर जगह में कोई ना कोई खराबी निकाल लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि किसी बंदे को ना आता हो और वो एग्जाम पास कर ले. पढ़ा हुआ बंदा फेल हो सकता है, पढ़ा हुआ बंदा फेल हो सकता है, ना पढ़ा हुआ वाला बंदा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, भाई वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं वो जाके स्टक कर जाता है. एग्जैक्टली वो किसी की लॉटरी निकलती है, वो भी सिर्फ एमसीक्यूज के एग्जाम के अंदर. बट जो वाइवाज हैं, सॉरी ये मेरे अलाउंस बोल पड़े यहाँ पे, धुआं निकले. जो वाइवाज हैं उसके अंदर तो आपका दूध का दूध पानी का पानी वहीं का वहीं हो जाता है, उसमें ज्यादा देर नहीं लगती. चले जी, थैंक्स अ लॉट शर्जील आपका. और इंशाल्लाह होती है जी. आप सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऊपर, अच्छा ये मैं शर्जील कहेगा कि आप ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए मैं ये मैसेज ये देना चाहता हूँ कि लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ. अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप एक काम कर सकते हैं, तो मैं वो फनी वे में कहूंगा कि अगर आपको खुद भरोसा नहीं है कि आप शेर हैं, तो एग्जामिनर आपको कैसे शेर समझेगा. आपको सबसे पहले ये भरोसा करना है कि यू आर अ लायन, ठीक है, एंड यू कैन बिहेव लाइक अ लायन, ठीक है. तो अगर आपको इस बात पे भरोसा हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ. और एक और बात कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा डॉक्टर नहीं बनता भाई. आप सब लोग अपने
बोर्ड के अपनी कॉलेजेस के क्रीम होते हैं। बेशक अगर किसी के थोड़े बहुत 20, 25, 30 नंबर कम भी होते हैं, वो स्टिल ही इज द बेस्ट। और एमबीबीएस ऐसे नहीं होता, इतनी लेवल, इतनी कितने फिल्टर से गुजर के आप लोग इस लेवल तक पहुंचे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को इस काबिल समझेंगे तो एग्जामिनर समझेगा और एग्जाम भी समझेगा आपको। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी फाइनल वर्ड है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जो वीकेंड पे हमारा प्लान है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को करेंगे, और जो जमील का जो टॉपिक है वो अभी जे डॉट का रह गया है, वो इंशाल्लाह करेंगे किसी वक्त, क्योंकि फॉर सम रीजन आई वांट टू डू ऑन द वीकेंड और द वीकेंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड एनाटॉमी, और वो भी वही क्लिनिकल ओरिएंटेड। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। रिकॉर्डिंग ये मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। थैंक्स अ लॉट। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ही इज और शी इज वेलकम, प्लीज एनीवन। सर एमआरआई का तो बता दें, कौन सी मतलब जगह की एमआरआई करवाएंगे जो अभी केस आप बता रहे थे एमआरआई सुप्राक्लेविकुलर में? ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए एमआरआई फॉर ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके जी, टेक केयर, थैंक अस्सलाम वालेकुम।